So I used to tell it in a funny way. Always the mantra would be Mata, Pita, Guru, Devam. Now it's become like Mata, Pita, Google, Devam. So it's become like that. I keep telling this, like Google can never be your teacher. Maybe Google can guide you, Yes. but nothing like a teacher. न्यूज़पेपर विल बिकम इजी. अगर आप न्यूज़पेपर से ही पढ़ना शुरू करोगे, you will never ever get the confidence. At least basic And concept is required. This exam is not an exam of current affairs. Yes, right. आपका जो लड़का चैट जीपीटी लेके आया था वो अच्छा था. पूछो क्यों? मेरे पास आया था इंस्टा रील्स लेके. बैठे थे ना मैं और आप. इसी बात करना चाहता था मैं. उसका जो मेन फीचर सोशल मीडिया का ये है कि अगर आपने परसों क्या स्क्रॉल किया था, हाँ. क्या आपको वो याद है? Obviously. नहीं याद है. अगर आपने पढ़ाई भी इसी तरह से की तो क्या आपको वो याद रहेगी? मेरा तो ये कहना है. आज क्लास में मैंने बोला है कि पढ़ने का तरीका दो ही है. पढ़ पढ़ के लिख लो या लिख लिख के पढ़ लो. True. हाँ. You always और right. इफ यू विल डू दिस, लिख लिख के पढ़ना, तो ऐसा कोई चीज नहीं होगा कि आप भूल ही नहीं सकते हो. कैसे भूल जाओगे लिख लिख के पढ़े हो तो यार. ये बात हो सकता है कि वायरल हो जाए, पर होना नहीं चाहिए. ठीक है, ये ऐसा मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे दे रहा हूँ कि जिसको मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना है मत माने. 25 मई 2025 यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की डेट अगले साल की. आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे और इस तैयारी के अंदर आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि अगले इन 6 महीनों के अंदर अपनी प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में ओरिएंट किया जाए. हाउ टू फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट एरियाज विच कैन हेल्प यू इन सक्सीडिंग इन दिस एग्जामिनेशन. एंड फॉर दैट we the teachers of an academy have gathered here to discuss and let you know some of the most important things that you need to focus upon for the next 6 months to crack this exam successfully and to do and give it your best in this examination. तो सर सभी लोगों का मैं वेलकम करना चाहता हूं इसके अंदर कि एक डायरेक्शन हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि कैसे लोगों के सामने एक टेंशन आ जाती है एग्जाम का डेट सुनते ही कि अब 25 मई को एग्जाम है और 6 ही महीने बचे हैं, तो एकदम से एक स्ट्रेस आने लगता है. तो सर आपकी क्या राय है कि अगले 6 महीने में क्या प्रिपरेशन किया जाए? मैं सौरभ सर से पूछना चाहूंगा कि अगले 6 महीने के अंदर क्या ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि बच्चों को एक सक्सेस मिल सके इस एग्जाम में. सो मैं ये कहूँगा कि वी आर सिटिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर. बिल्कुल. सो अभी भी 6 मंथ है आपके पास, तो दो चीज़ किया जा सकता है. कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि प्योरली प्रीलिम्स फोकस्ड प्रिपरेशन करें. कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि नहीं, इट्स वेरी अर्ली टू स्टार्ट, so why not to utilize the next 1 month at least for the mains preparation. So मैं ये कहूँगा कि even if you are the starter, that is you are just starting, that is the first year of your preparation, or even if you are in the second or the third year of your preparation, so yes, it is the right strategy to devote your coming 1 month for your mains examination. Okay. And then I will tell that based on your convenience, if you have appeared in this examination earlier also, then you can have this strategy that whether to start from 1st of Jan or 15th of Jan. But इससे अगर ज़्यादा लेट होगा तो आपको पता है आज के समय प्रीलिम्स का क्या हाल है. बिल्कुल सर, बिल्कुल. डाइसी, टफ, Dynamic. अनप्रेडिक्टेबल, and डायनेमिक, सब कुछ आपको मिलेगा. तो उसके लिए तो प्रिपरेशन पहले से करना पड़ेगा. अब हमारे समय क्या था कि जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, तो क्या करते थे? स्पेक्ट्रम पढ़ो भाई, लक्ष्मीकांत कंप्लीट करो, बेसिक इकोनॉमिक्स के बुक अपना कंप्लीट करो. तो ये सारी चीजें हम शुरू कर दिए थे जनवरी में ही, जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट में थे. बिल्कुल सर. धीरे धीरे, और तब भी मई में एग्जाम होता था. हाँ, और धीरे धीरे कन्वीनियंट होते चले गए एग्जाम के साथ, और धीरे धीरे वो फरवरी मार्च में चला गया. पर अब अगर हम तैयारी करते तो शायद हम भी ऐसा चीजें बदल जाती. बिल्कुल. तो सर इसी चीज से जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट अगर अपन बात करें इस पे कि कई डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंस लोग इस एग्जाम को दे रहे होंगे इस टाइम पे. फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर वाला बंदा भी दे रहा है एग्जाम को, और कई ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी इंटरव्यूज दे चुके हैं, मेंस दे चुके हैं. तो एक नॉर्मली डर होता है हर आदमी के मन में कि हमें सर फर्स्ट अटेम्प्ट देना है एंड वी हैव टू कम्पीट विद सम ऑफ द बेस्ट पीपल हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड. इनफैक्ट कई सारे लोग तो जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, तो दे फोकस अपॉन दीज थिंग्स. So sir, next question that I would like to ask you is, people who are preparing it for the first time and who are going to appear in the prelims for the first time in 2025, what should be their approach from November 20th till 25th May 2025? And of course, उसके बाद मेंस तो है ही है. तो इन 6 महीनों को बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें? मतलब आपका सर इस पे क्या राय है? See, what I believe, still they have enough time. Right time for them is to focus on the PYQs. Okay. Since the codification of the syllabus has taken place, their priority should be 2012 onwards. They should focus on the PYQs. PYQs 2012 because onwards. that will give them an idea what type of the question has been asked. Okay. I'm not saying they should not prepare or they should not practice the questions which have been asked before 2012. Okay. But there is a very big difference. Earlier, if you see, more or less questions used to be more or less factual. Nowadays, they are asking dynamic.
even the options have changed. So now if any student has completed even the 4 core subjects, or if any student has already completed even some of the portions of the main subject also, but has not yet practiced the MCQs, especially the PYQs, rather than directly jumping to any test series, the best is to take the PYQs, because at least if any person, समझ लो किसी ने NCERT पढ़ ली है, ठीक बात है, ठीक है, या किसी का ज्योग्राफी हो चुका है, पॉलिटी हो चुका है, हिस्ट्री हो चुका है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ज्योग्राफी, NCERT स्पेशली 11th एंड 12th, बहुत सारी चीज़ों से फैक्चुअल भी हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल भी है. दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए देखते हैं कि यूपीएससी की तैयारी के लिए अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं. दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में और बिहार के पटना में. और इन सभी सेंटर्स पर आपका जीएस फाउंडेशन कोर्स फॉर 2026 और 27 अवेलेबल है एक बहुत ही स्पेशल प्राइस में आपके लिए, यहाँ पे 79,999 रुपीज़ में. तो जल्दी से जल्दी एनरोल करिए, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड तक के लिए है. और साथ में अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप 8147045876 पर कांटेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर पर वॉक इन भी कर सकते हैं, वहां पे विजिट करके भी आप अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ले सकते हैं. दोस्तों, इस बैच के काफी सारे एडवांटेजेस आपको अनअकैडमी के साथ मिल जाते हैं. देखिए, डेडिकेटेड सीसेट और ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, 360 डिग्री करंट अफेयर्स का कवरेज और मंथली मैगजीन के साथ में मिल जाता है. 40+ सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट मिल जाते हैं प्री और मेंस के लिए. कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज जीएस का मिलता है और साथ ही साथ रेगुलर इंटरेक्शन आपके फैकल्टीज के साथ, एजुकेटर्स के साथ होता है. 1-to-1 मेंटरशिप और डॉट सॉल्विंग सेशंस भी मिलते हैं. तो अब बिल्कुल भी देर मत करिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए और जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए. अब बढ़ते हैं अपने. अब यूपीएससी पूछ क्या रहा है? सो द बेस्ट वे इज टू टेक द PYQ. जैसे लास्ट ईयर की ही एक बात करें, देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द क्लाइमेटोलॉजी. बिल्कुल. बट इसका ये मतलब नहीं है हर साल क्लाइमेटोलॉजी में ही क्वेश्चन होंगे. There were 1-2 questions from the geomorphology also. Now, ज्योग्राफी पर हम स्ट्रेटजी करेंगे डिस्कस, पर अभी एक बार की फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को ऑफ कोर्स PYQ इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट. PYQ is the one thing. मैं कहता हूँ कि PYQ जो है ना, प्रैक्टिस करना तो ठीक है. मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि यू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द PYQs, कीप इट ऑन द टेबल एज अ रेफरेंस बुक. जब भी आप कुछ 2 दिन 4 दिन में कुछ भी आपको टाइम मिलता, यू जस्ट हैव अ लुक एट इट. जो आप बार बार स्कैन करते हो ना, तो इट गेट्स डाइजेस्टेड कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. अभी आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत बच्चों को कि वो क्वेश्चन तो करते हैं, बट ऐसे पूछो कि किस तरह को, दे डोंट हैव दैट सेंस कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. तो वो जो सेंस है ना, वो सेंस शुड बी देयर 24/7. ये नहीं कि जब आप क्वेश्चन देखो तभी आपको पता चला अच्छा ये क्वेश्चन आ रहा. नहीं, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट दैट क्वेश्चंस, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ये आपको सेंस होना चाहिए. सो दैट whether you are reading a magazine or textbook or NCERT, जब आप पढ़ रहे हो, if you have in mind कि अच्छा इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, you are very able to concentrate कि क्या पढ़ना है and क्या छोड़ना. That is the best way to have these questions. और ये नहीं कि once in a time आप कर रहे हो, उसको keep on referring it. क्योंकि मेरा मानना ये है कि प्रीलिम्स में यूपीएससी सिलेबस ही बहुत इलेबोरेट नहीं दे रखा है, तो इसलिए अगर PYQs को कोई आदमी देखेगा तो उससे काफी आइडिया लगता है कि प्रीलिम्स का तो सिलेबस सही नहीं, प्रीलिम्स का सिलेबस ही PYQs है. एक्चुअली अगर आप PYQs देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक्स पूछता है. I think syllabus and the PYQ is the only document what Yes. UPSC has published. And what they are expecting from a candidate. And that will help us to know what to read, what not to read, and how to read. Ma'am, what is your suggestion for the first attempters? Yeah, sir. As Vineet sir, Vivek sir, and Saurav sir said, the 2 keywords what I would always suggest is the syllabus and the PYQ. And coming to history, since it's a vast subject, a lengthy subject as generally perceived, and now the focus is more towards art and culture. Oh yeah. So UPSC is not going factual anymore. They're going conceptual. Okay. So facts are never been asked now. So those days are gone. Yeah. So to have a basic Ma'am, understanding. yeah, we'll come to history. History Yeah. is of course one of the important sections. True. And all the major 4 subjects like history, economy, geography, polity, these are important See, questions. before giving this exam, I Yeah. would always suggest students like complete the syllabus. Yes. Complete the topics thoroughly. Okay. So that they'll have a clarity of like what are they gonna write. How it'll naturally give them a sense of confidence to sit for the examination. तो ये तो बात हुई फर्स्ट अटेम्प्ट वालों की. जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कि PYQs उनको बहुत अच्छे से देखने चाहिए, उनको सिलेबस को देखना चाहिए, PYQs को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि टेबल पर रहेंगे तो आपको आइडिया लगता रहेगा कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. कई ऐसे लोग होंगे जो कि अपने सेकंड थर्ड अटेम्प्ट्स में होंगे, उसमें एक तबका वो होगा जिनका प्री शायद आज तक नहीं निकला है. True. और एक तबका वो होगा जिनका प्री निकल चुका है और वो काफी कॉन्फिडेंट प्री में. तो इन दोनों टाइप के जो लोग हैं, इन लोगों को किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए अगले 6 महीने की, कि उनको किन एरिया फोकस करना चाहिए. पहले जैसे बात करें
उन लोगों की जिनका प्रीलिम्स आज तक नहीं निकला है, क्योंकि उनके अंदर एक डर होगा, स्वाभाविक है कि उनका प्री पास नहीं होता, उनमें एक अजीब सा डर बना रहता है, उनको किस चीज में फोकस करना चाहिए अब? इस पे मैं ये कहूंगा ना कि अगर आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो और आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, इसका मतलब आज भी आप फर्स्ट अटेम्प्टर हो। मतलब फंडामेंटल प्रॉब्लम है। हो सकता है कि समझ नहीं आ रहा हो सकता है कॉमन सेंस ना काम कर रहा हो एग्जाम में। जैसा मैडम बता रही थी भी हिस्ट्री का एक क्वेश्चन तो मुझे सडनली याद आ गया। हमारे समय एक क्वेश्चन आया था अबाउट द टेम्पल कि इसमें से कौन सा विष्णु टेम्पल है। ओके। नाम से पता चल रहा था कि 3 शिवा टेम्पल है। ओके। और मुझे चारों नहीं पता था कि यह है कौन सा टेम्पल है, चारों का चारों नहीं पता था, पर नाम देख के मैं समझ गया कि ये सारा शिवा रिलेटेड टेम्पल है, लॉर्ड शिवा का। क्वेश्चन इज ऑल अबाउट विष्णु, सीधे टिक कर दिया। तो इट्स अबाउट द कॉमन सेंस कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है एग्जाम में। ट्रू। तो ये बहुत जरूरी है। ये फर्स्ट अटेम्प्टर के लिए भी है, सेकंड के लिए भी है, जो 2 बार निकाल लिया उसके लिए भी है। और प्रीलिम्स के बारे में मैं कहूंगा कि बड़ा बेवफा टाइप का चीज है। मैं बताता हूँ क्यों। मैं बताता हूँ 2016 का इंटरव्यू दे के आया, तो आपको याद होगा 2016 का इंटरव्यू का जो रिजल्ट आया था और 2017 का जो प्रीलिम्स था उसमें केवल 18 डेज था। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए देखते हैं कि यूपीएससी की तैयारी के लिए अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में और बिहार के पटना में। और इन सभी सेंटर्स पर आपका जीएस फाउंडेशन कोर्स फॉर 2026 और 27 अवेलेबल है एक बहुत ही स्पेशल प्राइस में आपके लिए, यहाँ पे 79,999 रुपीज़ में। तो जल्दी से जल्दी एनरोल करिए, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड तक के लिए है। और साथ ही साथ में अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप 8147045876 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर पर वॉक इन भी कर सकते हैं, वहाँ पे विजिट करके भी आप अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ले सकते हैं। दोस्तों, इस बैच के काफ़ी सारे एडवांटेजेस आपको अनअकैडमी के साथ मिल जाते हैं। देखिए, डेडिकेटेड सीसेट और ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, 360 डिग्री करंट अफेयर्स का कवरेज और मंथली मैगजीन के साथ में मिल जाता है, 40+ सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट मिल जाते हैं प्री ऑफ मेंस के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज जीएस का मिलता है, और साथ ही साथ रेगुलर इंटरेक्शन आपके फैकल्टीज के साथ, एजुकेटर्स के साथ होता है, 1-to-1 मेंटरशिप और डॉट सॉल्विंग सेशंस भी मिलते हैं। तो आप बिल्कुल भी देर मत करिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए और जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। अब बढ़ते हैं अपने। तो 4-5 दिन रोने में निकल गया, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके बाद मेरे पास बचे 12 दिन। अब 12 दिन में मैं क्या करूं? करंट अफेयर्स के पीछे तो भाग नहीं सकता। अब आज के समय देखो, करंट अफेयर्स कर लेते हैं। अब विश्वास नहीं करोगे, उस बार भी प्रीलिम्स हुआ था और केवल 4 सब्जेक्ट पढ़ के गया था। दैट इज द ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी। बस 4 सब्जेक्ट, और चारों में भी मुझे कुछ नहीं आता था। आज ये भी एक्सेप्ट कर रहा हूं, पर कॉमन सेंस पूरा काम करता था, प्रेजेंस ऑफ माइंड था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम निकालने के लिए, पर ये हवा में नहीं आएगा। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, वाइड स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन सर, आप एक चीज बताएं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत रोल प्ले किया। आप ऑलरेडी एक बार प्रीलिम्स निकाल दिए। हाँ, जी। तो देखिए, प्रीलिम्स जो ऑलरेडी एक बंदा निकाल चुका है और नहीं निकाला, वो उसमें नॉलेज से ज्यादा कॉन्फिडेंस रोल प्ले कर रहा है। अगर आप निकाल चुके एक बार, कम टाइम भी है ना, मुझे लगता है कि 99% चांस है आप उसको क्रैक कर लोगे। बिल्कुल। क्योंकि वो जो डर है ना, वो डर स्टेज से फियर है कि भाई हाँ, ये वाला हो जाती है वैसे। वी कैन पुट इट इन दिस वे, जब एक बार प्रीलिम्स निकल चुका है, राइट, तो उस इंसान को, स्टूडेंट को, एस्पिरेंट को ये पता है कि व्हाट आई हैव टू डू, what I don't have to do. Yes. So he Do the knows don'ts where for to them. filter out the things. But the one who is not able to clear the prelims even in first attempt, second attempt, उसको ये नहीं पता वो गलत कहाँ है। It means मुझे लगता है first उस इंसान को he has to look for his gray areas. कि where I need to focus. कई बार एक फंडामेंटल मिस्टेक ही होती है प्रिपरेशन में। True. There is a fundamental problem in the preparation itself. See, it is a very common thing. I have seen, I have experienced it. Even if you tell students not to focus on this particular topic, so much stuff is there on the internet. Especially भी prelims आ रहा है, तो people will be just trying to Google out through lot of channels, lot of YouTube channels. जैसे मैं एक example कह रहा हूँ, I think few years back there was a question asked about the characteristic feature of a squirrel. अब एक बार पूछ लिया, Yes. और gestation period of any animal. हाँ, Okay. Obviously these questions you can solve with a common sense. नहीं हो रहा है, it will be a problem for everyone because it is out of box. Now students will get used to YouTube channels. Someone will make there a video where the characteristics of 60 to 70 That thing species will are be highlighted. very true. So they will be wasting their time. सर, इस बार लाल कलर का इंसेक्ट आया, अगले बार काला कलर का आ जाएगा। True, तो ये true. insect पढ़ते रहोगे। That's what I'm saying. See, nowadays students are getting more deviated. Yes. Like what to watch, what not to watch, what to study, what not to study. Markets are flooded with thousands of books.
Ma'am, one fundamental thing that has changed in the preparation right now is, I think, when we all were preparing for the examination, there was lack of information that was there. In Resources the were limited. Resources were limited. Now what has happened is it is over information that is there. So I used to tell it in a funny way. Always the mantra would be Mata, Pita, Guru, Devam. Now it's become like Mata, Pita, Google Devam. So it's become like that. I keep telling this, like Google can never be your teacher. Maybe Google can guide you, Yes. but nothing like a teacher. Actually, Now students. AI has come in. No, but sir, students have lost this habit of reading books. Yes. They don't read books now. Even they want everything Everybody to is be actually served on looking a for a platter. shortcut. Mangal sir, I would like to ask you a question. Current affairs, overhyped. Right, definitely. Even when we it's start any batch, the first thing students will ask, sir, we have to read current affair. So I generally tell them, see, there are a lot of things which you don't know. So there is no fun directly to jump in the current affairs because syllabus is not defined. Yes. So I just want to know your views about the current affairs. Sir, see, this whole exam is based on certain fundamental subjects that are there. True. UPSC has clearly defined the syllabus, be it prelims, be it mains exam. In prelims, it has been more cursory, it has been more indicative. These are the areas that we are going to focus upon. एंड करंट अफेयर्स जिसका इतना मुद्दा बनता है, हर आदमी करंट अफेयर्स के पीछे भागता है और करंट अफेयर्स के बारे में इतनी ज़्यादा बात भी होती है, वो इसलिए भी एक कारण है कि हर जगह करंट अफेयर्स की बात ही हो रही है क्योंकि उन लोगों को लगता है ये क्वेश्चन टफ आते हैं और वो एक डायनामिक एस्पेक्ट है एग्जाम का। इस बारे में, इस वजह से लोगों के दिमाग में एक डर बना हुआ है करंट अफेयर्स का क्या करना है। करंट अफेयर्स बेसिकली आपके फाउंडेशन सब्जेक्ट्स में से आते हैं। ट्रू। अगर कोई मान लीजिए गवर्नर रिलेटेड करंट अफेयर न्यूज में है, तो गवर्नर रिलेटेड न्यूज में है तो वो ऑफ कोर्स पॉलिटी का बेसिक पार्ट है। बिल्कुल। इकोनॉमी में कोई करंट अफेयर मान लेते हैं कि किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर है तो वो किसी बेसिक आइडिया के ऊपर ही होगा। ज्योग्राफी में भी कोई करंट अफेयर है, मान लेते हैं कि हीट डोम वगैरह बन रहा है, तो बेसिक ज्योग्राफी अगर आपको नहीं आती है, उस करंट अफेयर्स का कोई सेंस नहीं है। So the whole point about current affairs is that current affairs will make sense to your preparation only when you have good command over the basic subjects. और आज It's an add-on. It's an add-on. और आजकल मैं देख रहा हूँ ना कि एक हैबिट सी हो गई है कि करंट अफेयर्स कितना डर हो गया है कि इफ अ न्यू स्टूडेंट इज कमिंग ना, वो प्रिपरेशन ही करंट अफेयर से करता है। अब उसका पीछे का कॉन्सेप्ट सर उन लोगों की तो बात ही हो रही है जो इंटरव्यू से शुरू करते हैं। वैसे भी लोग हैं, वैसे भी। ऐसे भी लोग हैं जो पहली शुरुआत ही इंटरव्यू से करते हैं। तो कॉन्सेप्ट इकोनॉमी का, लेट्स से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है या टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो क्या है, तो सर ने मतलब कोई स्टूडेंट्स बोलता है कि नहीं, लोगों ने बोला कि न्यूज़पेपर पढ़ना। हम बोले भाई न्यूज़पेपर पढ़ना है, पहले उसके पीछे की जो कहानी, जो कॉन्सेप्ट वो समझ जाओ, न्यूज़पेपर विल बिकम इजी। अगर आप न्यूज़पेपर से ही पढ़ना शुरू करोगे, you will never ever get the confidence. At least basic And concept is required. This exam is not an exam of current affairs. Yes, right. Else, I think all the news readers will clear the exam. True. So सर और एक basics. सिंपल अगर अपन पेपर का एनालिसिस करें, 100 क्वेश्चन पेपर में आते हैं जीएस के। मैं वही हमेशा पूछना जो चाहता कट ऑफ जो आ रही है, मान लेते हैं कट ऑफ लगभग 100 नंबर मान लेते हैं एवरेज कट ऑफ, हालांकि उतनी भी नहीं जा रही पिछले 4-5 साल 87 में। to 90. कितना वेरी कर गया। आप अगर 2012-13 से देखो और अभी तक, अभी तो 2012 के पहले कट ऑफ 16-17 में आई थिंक वो 116 112 वाला चल गया गया, था। 106 फिर वो 80, 78, 80 तक आया। बिल्कुल। और पिछले बार पिछली बार में शायद 80s में ही रहा है somewhere around that time। ऐसे ही तो अगर आप देखेंगे कि 100 सवाल जब एग्जाम में आ रहे हैं, कोई ऐसा साल नहीं होगा जिसके अंदर कम से कम 40 से 50 सवाल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी या पॉलिटी, उनकी बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के अलावा आए। उसके अलावा जो 50 सवाल आएंगे वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं से डिपेंडेंट होंगे। इसके अलावा 50 सवाल होंगे, इनसे लिंक्ड होंगे। और ऑफ कोर्स आपके कुछ टॉपिक्स जो है एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, आईआर या मिसलेनियस कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड इश्यूज आ गया। लेकिन बच्चों का फोकस क्या होता है, जो क्वेश्चन सबसे मुश्किल था पेपर में, जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था जिसके बारे में कहीं नहीं पढ़ा था, उनका इनएविटेबली फोकस उसी क्वेश्चन पे जाता है। जैसे अपने टाइम पे आपको याद होगा सर कि इन हिस्ट्री देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ horse or evidence of horse in the Indus Valley civilization, and I remember everybody talking about only that question. And if you see, the exam was also about the other 99 questions that were there. That's the biggest problem. Yes. They will not see out of 100 they are able to solve 70, but they will crib on that one question. True. They will crib on that one question and waste whole time in that. इसमें मैं यही कहता हूं ना कि जैसे मान लो कि मैं दो तरीके से इसको आप देख सकते हो कि 100 क्वेश्चन में से आज जो भी क्वेश्चन उन्होंने दिया है, पहली बार सब करने के लिए नहीं दिया है, पहली बार सब करने के लिए नहीं कट ऑफ दिखा रही है, कट ऑफ के लिए यही दिखा रही है अपने को। और दूसरा मैं ये भी बोलता हूं कि कितने भी तिस्मार खान हो तुम, कितना भी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री पढ़ लिए हो, 45 क्वेश्चन से ज्यादा तुम्हें आ ही नहीं सकता है। बाकी 55 जो क्वेश्चन बच गए वो तो आपके कॉमन सेंस पे है। और कॉमन सेंस कितना काम करेगा 20 क्वेश्चन में मैक्सिमम, तो वैसे भी आप 65 क्वेश्चन कर दिए तो 130 आने चाहिए, आ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चरल क्वेश्चन है वही गायब है, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी। प्रॉब्लम ये है कि जो
50 to 60% paper, even I say 70% paper, that is coming from the core 4 subjects: history, polity, geography, Definitely, economy. always. बिल्कुल. So why don't you prepare those 4 core subjects whose syllabus is defined? Geography syllabus is defined, you know it. Economy syllabus is defined. Yes. Plus the Polity. sources are also fixed to some extent. yeah. We ask. एक इक्वेटोरियल करंट पे क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी में, हाँ. मुझे नहीं आता था. ज्योग्राफी मेरा सबसे वीकेस्ट पार्ट था, पर आज तक ज्योग्राफी में मेरे क्वेश्चन गलत नहीं हुए. क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि वीक पार्ट है और स्ट्रक्चरल पार्ट है. भाई और basic- पढ़ना क्या है? और 11th and 12th. किताबें पूरी फिक्स है. और करंट के बारे में सारा कुछ सबसे sources बढ़िया अगर are- एनसीईआरटी है, अगर करंट मतलब आप देखोगे ओशियनोग्राफी ही पढ़ोगे बेसिक के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो एनसीईआरटी मोर देन more than enough. एनफ. सारा करंट पता चल रहा है कहां से कौन सा करंट जा रहा See, है. when you limit your sources, sir, I think your preparation and your strategy gets easier. Yes. And you revise it again and again. Yes, ma'am. As sir said, you know, you'll have a mindset and it'll be in your subconscious mind. So automatically, that I is think what with the matters. revision, it'll be easy. तो इसी डिस्कशन में अगर अपन एक बात करें, हमें ये पता लग रहा है कि कुछ लोग कोर एरियाज पे फोकस करते हैं. कोर एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं. करंट अफेयर्स एक एड ऑन है. ये कोई नहीं मना कर रहा है कि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, और करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक एड ऑन है आपके बेसिक कोर सब्जेक्ट्स के अच्छा, ऊपर. अब मंगल सर, एक जस्ट मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा, आप क्वेश्चन में कंटिन्यू रखिएगा. एक चीज़ मुझे पूछना था कि ये जो मोबाइल या लैपटॉप जो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, उससे भी क्या बच्चों का जो कंसंट्रेशन है, वो याद रखने की चीज़ों का, या कुछ डिस्टर्ब हुआ है, ऐसा कुछ है क्या? मतलब सर आप अगर देखेंगे, हमेशा आजकल पहले बच्चों हमेशा बुक्स और नोट्स में रहते थे, अब बच्चा हर चीज़ गूगल, मोबाइल, तो आई फील कि कहीं ना कहीं उनका सर कॉन्सेप्ट. इसका सबसे बड़ा इसका जो एक बहुत बड़ा लूप होल जो आप कह रहे हैं इन चीजों का, पहला तो सभी दुनिया जानती है डिस्ट्रैक्शन है बहुत बड़े. मोबाइल फोन ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन दैट कैन बी देयर, और दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव इन्वेंटेड टिल डेट. इससे तगड़ा डिस्ट्रैक्शन मुझे नहीं लगता कोई है. और इसका सबसे एक जो नेगेटिव साइड प्रिपरेशन के दौरान अपन अगर बात करें, तो ये होता है कि स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा एक हर स्टूडेंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट फील करने की एक फीलिंग होती है. बिल्कुल सही बात. और वो जब क्लास के अंदर वो पढ़ाती हुई क्लास के अंदर गूगल करके वो एक आंसर देना चाहता है, वो अपने आप को एक अलग दिखाना चाहता है, अलग दिखने की चाह है. ये बात वो भूल जाता है कि क्लास में अलग दिखने से एग्जाम पास नहीं होगा. एग्जाम पास होगा आपकी प्रिपरेशन अगर अलग होगी, और उस प्रिपरेशन की क्वेरी को अगर आप सॉल्व करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अपने टाइम पे भी गूगल आ गया था, ऐसा नहीं था कि गूगल नहीं था, तो हम लोग कर सकते हैं. लेकिन जनरली एंड आई हैव सीन पीपल एंड एवरीबॉडी ऑफ अस माइट हैव फॉलोड दिस पैटर्न कि पूरे दिन पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल. शाम में अपने क्वेश्चंस नोट डाउन करेंगे कि मुझे ये चीज गूगल करनी है. उससे एक स्कोप डिफाइन रहता है. अदरवाइज तो आप गूगल करते ही चले जाओ एंडलेसली. देयर उसके बाद एंड नहीं है ना, एंड कौन सा there is सोर्स no end ऑथेंटिक to है, it, नो right? वन इज देयर टू जज दैट. Similarly, I interact with one of the student few days back. He told me, sir, I have some doubt. So I said, okay, show me. He opened a chat GPT. मैंने कभी पहले यूज नहीं किया था, दो आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट डिस्क्लेमर नीचे चैट जीपीटी भी देता है कि ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट. बेसिकली इंफॉर्मेशन मे बी रॉन्ग, सो इट इज बेटर टू वेरीफाई इट फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक्स. नाउ व्हेन यू आर सर्चिंग समथिंग ऑन अ चैट जीपीटी, मुझे लगता है वो एक आपको आइडिया ये दे सकता है कि कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, आपको क्या पढ़ना चाहिए. जैसे मैं छोटी सी बात कहूं, एक टॉपिक लेते हैं छोटा सा, इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस. अब नहीं किसी को पता कि कैसी एडेप्टेशंस, फिजियोलॉजिकल है, कल्चरल है, वो एक हेल्प ले सकते हो कि डायमेंशंस क्या है, लेकिन दैट कैन नॉट रिप्लेस योर व्हाट यू कॉल दिस कंटेंट. आप जब उसी खाली कंटेंट को पढ़ रहे हो तो आपने तो वैल्यू एड कुछ किया नहीं. ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन. और आपका वाला तो अच्छा था, आपका वाला जो लड़का चैट जीपीटी लेके आया था वो अच्छा था. पूछो क्यों? मेरे पास आया था इंस्टा रील्स लेके, इसी में बात करना चाहता था मैं. इंस्टा रील्स लेके आया था और वो मुझे बोला, सर भारत रत्न जो इसको मिलता है उसको ये चीज सारे मिलते हैं, ये लिखा हुआ है. तो मैं बोला ये तो लिखा हुआ है, यही तो कल मैंने क्लास में बताया है. सर उसके लिए क्लास में भी यही लिखा हुआ था. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोला गया. हाँ, और क्लास में भी तो ये बताया मैंने, पर उसको सेटिस्फैक्शन तभी आया जब वो इंस्टा के रील्स पे देखा. और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम. दूसरा जो सबसे बड़ा इशू सोशल मीडिया के साथ में है कि सोशल मीडिया आपको ऑफ कोर्स इट इज फॉर डोपामिन रश, और आपको लगातार इंफॉर्मेशन आपको देता रहता है. उसका जो मेन फीचर सोशल मीडिया का ये है कि अगर आपने परसों क्या स्क्रॉल किया था, क्या आपको वो याद है? ऑब्वियसली नहीं याद है. अगर आपने पढ़ाई भी इसी तरह से की तो क्या आपको वो याद रहेगी? मेरा तो ये कहना है. आज क्लास में मैंने बोला है कि पढ़ने का तरीका दो ही है, पढ़ पढ़ के लिख लो या लिख लिख के पढ़ लो. ट्रू, बिल्कुल यही बोला है क्लास में. ट्रेडिशनल वे We all were writing. हाँ, We all used to और write. इफ यू विल डू दिस, लिख लिख के पढ़ना, तो ऐसा कोई चीज नहीं होगा कि आप भूल ही नहीं सकते हो. कैसे भूल जाओगे लिख लिख के पढ़े हो तो यार. पर वो मतलब आज के समय में ना इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, बिकॉज यू आर यूजिंग द सोशल मीडिया, तो हर किसी को चाहिए कि स्पेक्ट्रम आज पढ़ लिया मैंने तो ये 2 पेज जाके सीधे जाके मेरे माइंड में सेट हो जाए. हाउ इट इज पॉसिबल? एक्चुअली दे वांट टू मग अप द बुक्स. बुक्स आर नॉट अ मग अप. बुक्स गिव्स यू अ गाइडलाइन कि आपको पढ़ना क्या है.
बिल्कुल। अरे मगअप भी कर ले, ये तो काम इनका हो जाए, मगअप भी तो नहीं करते यार, ये तो और दिक्कत है। अटेंशन स्पैन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मोबाइल फोन और टेक्नोलॉजी का सर ये है, अटेंशन स्पैन। 15 सेकंड का अटेंशन स्पैन है। It's also एवरीबॉडी इज some वाचिंग रील्स। Students with history, I find it difficult is like they have a preconceived notion about Yes, the opinionated. opinionated. They watch some reels, something, and they have that notion. Watch some movies, and then they tend to write those in the paper, particularly. So when I keep on telling them, it should be conceptual based. And it should be academic in True, very true. Obviously. Sticking on to the syllabus. We are living in a post-truth society. और इकोनॉमी में तो ऐसा है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंडिया, दैट सेम इंफॉर्मेशन, लेट्स से टॉक अबाउट रेपो रेट। अब नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग एंड आई हैव सेड सेवरल टाइम्स कि देखो इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। नहीं, वो गूगल सर्च करें यूएस में आ रहा डिस्काउंटेड, दे आर टोटली गेटिंग कंफ्यूज्ड। वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, वो क्योंकि पता होना चाहिए कि क्या सर्च करना, मतलब यू आर नॉट वेरी स्मार्ट की सर्चिंग, और आप उसके बाद 10 सोर्स आता है, 10 से देख के कंफ्यूज हो रहे हो। वन मोर थिंग आई फाउंड डिस्ट्रैक्शन, मैप को एक ना ओवर हाइप बना दिया गया है। मैपिंग जो ज्योग्राफी में प्रॉब्लम, आई पर्सनली फील द प्रॉब्लम इज, आप लोगों ने भी दिया होगा, जैसे सर आपका भी एक बार आई थिंक ज्योग्राफी रहा ही है। सर मेरा तो ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा है। हाँ, that's what I'm बिल्कुल, saying. शुरू में मुझे याद है कि when we used to prepare at that time there used to be 2 options. बिल्कुल, बिल्कुल, और मैंने भी 90 दो मार्क्स option की दिया मैप एंट्रीज आती थी जिसमें कि वर्ल्ड भी था। अच्छा। So then we used to study about all the capitals of USA, states there, their capitals, throughout the Europe, Southeast Asia, resources, minerals, tribes, because that was a jackpot question for us. Now, trend has changed. Yes. Even in optionals and mains now, you have a India-based entries. Once in UPSC or twice in UPSC, they have asked map-based questions, not even the locations. Like, which among the following surrounds the Caspian Sea? हाँ, वही था। Arrange the following from north to south. Now, what has happened? I have seen lot of students always focusing on map entries. North America पढ़ा दो पूरा, South America पढ़ा दो, Africa पढ़ा दो. There is no end to that general knowledge. They have to understand this exam is general studies, not general knowledge. जनरली जो सर ये क्वेश्चन है वो उन इवेंट से इंस्पायर्ड है कि वहां क्या मेजर इवेंट चल रहा है। Obviously. वो इट इज नॉट ज्योग्राफी पर से, ज्योग्राफी वो जानना चाहते हैं आपसे, लेकिन True. उसके पीछे कि उनके वहां कौन सा जियोपॉलिटिकल इवेंट अनफोल्ड हो रहा है, True. जिसकी वजह से वो न्यूज में है। अब या उसकी छोड़ना, आप हर importance जगह का झरना, नहर, कीचड़, नहीं याद रह पिटलैंड सकता। सब पढ़ने चले जाओगे, पढ़ पाओगे क्या आप? Obviously, if you talk about national parks, wildlife हाँ. sanctuaries, you cannot remember all of them. बिल्कुल नहीं। I believe a god or a beast can remember it. Similarly, even if you try to study North America, पढ़ना एक अलग है. बिल्कुल। Reading is something, but retaining is something different. You might be able, or you might find it interesting in learning. Wow, these are so many fascinating things in North America. But question है, आपको इंडिया भी याद नहीं रह रहा है. You better remember the peaks, rivers, lakes of India rather than going worldwide. I keep on telling them, whatever we discuss in the class, try to focus on that. And if anything is in the news because of any particular event, examiner might ask you from that part. There is no need to study all the continents. But still students will do that. A small thing, sir, because we have plenty of Harappan sites, 2000 Harappan sites. But when Dholavira was given a UNESCO site status, we had a question on that year. In the prelims, yes. So which among the following site is a UNESCO World Heritage site? Yes. So as Another you said- example, ma'am. But now the students will go on remembering all the 2000. मैंने आपको species का तभी तो characteristics उसको मजा बताया. आता It's है। impossible. I give you an example of the species characteristics. I was surprised to see that video on the YouTube. 60 to 70 Sir, species has been discussed. क्योंकि वो अच्छा क्लिकबेट होता है ना। That is something, but उसको student, देखते हुए, क्योंकि डर पे खेलना ही तो सर पूरा सोशल मीडिया चल रहा है फोमो पे, पूरा कि दुनिया fear of चल रहा है missing out. FOMO पे। लेकिन मतलब कुछ फोकस करते हैं बच्चों का प्रीलिम्स के, अगर तो सर अगर अपन इसी डिस्कशन को अगर आगे लेके चलें तो एक मेन बात अपन करें, मान लेते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं हर साल जो कि हमेशा प्रीलिम्स निकाल लेते हैं और उनको प्रीलिम्स की फाउंडेशनल बात समझ में आ गई है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वो ऐसी चीज है जो कि उनको जानना चाहिए, जो कि हर बच्चे को पता होनी चाहिए कि प्रीलिम्स निकालने के सौरभ लिए क्या जरूरी सर है? द बेस्ट पर्सन ये वही है, ये हमेशा क्रैक करते थे। तो ये बताएंगे इसका आंसर। और लेकिन आपको सर ये भी बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं निकलता। कुछ लोगों का हर बार निकलता है, हाँ। और कुछ लोगों का बच्चे कभी हर नहीं बार, निकलता। तो ये थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा सा इस पे फोकस करिए। तो मैं ये कहूंगा किताब तो सेम है, पढ़ने वाला सेम है, इसमें तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। अब क्या है कि वही वो लड़के हैं जो करंट अफेयर्स के पीछे भाग रहे हैं। आप खुद सोचो, 18 दिन जो हमें मिला था, मुझे जब 2016 से 2017 का जब मैं प्रीलिम्स दे रहा था, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं एक भी करंट अफेयर्स का नोटबुक उठाया होऊंगा
मैं नहीं, possible एक भी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ के गया था, पर फिर भी मुझे कहीं ना कहीं अंदर से कॉन्फिडेंस तो थोड़ा सा हिला था, सच बता रहा हूं। पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर था कि अगर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी आ गया अच्छा खासा तो मैं निकाल लूंगा। अब देखो अच्छा खासा की जो बात कर रहा हूं, अरे कितना भी बुरा दिन होगा 45 क्वेश्चन तो आएगा, वो आएगा ही आएगा, भी बुरा उसमें दिन हमेशा होगा। आएगा। 45 हो सकता है क्वेश्चन किसी में कम आए पोर्शन इकोनॉमी में, लेकिन वो आता है जब मिला जुला के जो 4 पिलर्स बोलते हैं हम लोग ना, हिस्ट्री को, वो आ ही जाना है 45। अब इकोनॉमिक्स और में सभी का इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, बिल्कुल। बॉन्ड यील्ड, ये 5-6 चीज है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो कुछ भी पूछ दिया बता नहीं पाओगे। अब ये सारी चीजें मैं रिवाइज कर लिया। अब मुझे लगा कि अगर कोई जीडीपी डिफ्लेक्टर पे क्वेश्चन आता है तो मुझे अगर जीडीपी पता है तो कर लूंगा जीडीपी डिफ्लेक्टर के ऊपर extrapolate करेंगे logic को। ऑब्वियसली करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। उसी तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में क्या अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो छोड़ देंगे। सिंपल पहले से दिमाग में बना लिया था मैंने, फैक्ट बेस्ड अगर आया छोड़ देंगे, ये कहाँ है वो कहाँ है, वो जाने जो जाने, मुझे नहीं पता। मैं उस क्वेश्चन को करूंगा जिसमें करंट आएगा, जिसमें क्लाइमेटोलॉजी का कॉन्सेप्ट आएगा, जियोमॉर्फोलॉजी का कॉन्सेप्ट आएगा, मैं वो करूंगा। Conceptual question पे ज्यादा बिल्कुल focus इसी करें। तरीके से करना ही है। हिस्ट्री लड़के क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ेंगे, बहुत मोटा है, तो तैयारी छोड़ दो। बहुत ही सिंपल सी बात है, तैयारी अगर छोड़ दो। आपको स्पेक्ट्रम मोटी लग रही है स्पेक्ट्रम मोटी लग तो तैयारी छोड़ दें। है और सब कोई पढ़ रहा है तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो उस 18 दिन में मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा, मैंने अपना पॉलिटी पढ़ा, मैंने अपना 11th और 12th का ज्योग्राफी पढ़ा, और इकोनॉमिक्स का जो भी अपना था वो जो मेरा नोट था वो पढ़ा। सर 2012 में जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी, जब आपने शायद 2013 में शुरू की थी और आपने उससे पहले खत्म हो गई थी। आप उस टाइम में खत्म हो चुके थे। एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस हैव गिवन 5 to you have given 6 mains, I have given 5 mains, you have given 4 mains, you have given all the mains. So we have understood the basic nature of this examination, and that is why I think the fundamental parts are the most important parts of this examination. Sir, I wanted to ask one question to Vineet sir. Okay. Vineet sir, generally when students talk to me, there's a small doubt between geography and environment. So that part, always they complicate it, either to study together or to separate it. If you can just give some views. I will about definitely come back to that. First, Mangal sir was just let him finish his Yeah. No, words. there's no problem. So you see, what has been the understanding of this examination, and what I feel is one of my experience of seeing people who have been cracking it regularly, is that always their focus is on the fundamentals. यस फंडामेंटल्स पे अगर आपका फोकस नहीं है, आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप कितनी भी मैगजीन्स पढ़ जाएं, कितनी भी करंट अफेयर मैगजीन्स पढ़ जाएं, नहीं होना क्योंकि आजकल वो 425, 829 और वो सारी जो मैगजीन आती है बहुत सारी की टैबलेट्स की मैं ये पढ़ लेता हूँ, ये रट्टा मार लेता हूँ, Capsule. इन 4 वेबसाइट से मैं डेली करंट अफेयर कर लेता हूँ। इससे उससे आपको एक फॉल्स सेटिस्फैक्शन रहेगा कि मैंने इतने सारे पेज पढ़ लिए या मैंने इतनी वेबसाइट्स देख ली। आपको याद है 2016 का प्रीलिम्स बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है, E to Z करंट अफेयर्स था। बिल्कुल उसमें 100% तो मैंने काउंट किया था, हाँ। 13 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसका लैंग्वेज था एज पर द रिसेंट, लेकिन क्वेश्चन बेसिक था। हाँ क्वेश्चन भी थे उसमें, लेकिन क्वेश्चन ऐसे था बिल्कुल। एज पर द रिसेंट न्यूज, ऐसे न्यूज वर्ड वाज देयर इन 13। आपको सरप्राइज होगा, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं किया था, Current एक भी affair। करंट कवर किया ही नहीं था, क्योंकि मुझे तब भी आता ही नहीं सब भी substantial था। basic मान लो question कि उसमें 30 करंट अफेयर थे ना, मैं मुश्किल से 12-13 किया था। उस साल भी मेरे सारे फंडामेंटल्स वाले क्वेश्चन सही थे, एक इकोनॉमिक्स में गलत था और 2 हिस्ट्री में। और अगले ही साल यूपीएससी ने क्या किया, सारे सारा स्टैटिक 22 सवाल पॉलिटी से, और और 2016 में थे 4 सवाल पॉलिटी। 16 करंट अफेयर्स को खत्म करके जीरो कर दिया। जीरो कर दिया। When we talk about geography and environment, see, before 2012, environment was there also in the syllabus, but it was not separately mentioned. Geography and environment complement each other. यस Let's say, even if we talk about ecosystem, if we talk about vegetation, what are they all dependent upon? Biotic, abiotic factors? Obviously. So temperature, moisture, rainfall, soil, these are the basic things which we study in geography. So they complement each other. Thinking this environment is completely different from geography, that is not the right approach. Yes. Yes, there is a bit difference. Even if we talk about pollutants, let's say air pollutants, water pollutants, soil pollutants. When we are discussing climatology, if we talk about here air pollutants, so somewhere the basics are related to that. Here you just have to study about the sources and the impact of the pollutants and any international convention regarding that. What India has done, let's say Air Quality Control Act, Water Prevention Act.
Similarly, there will be one part which is difference regarding climate change conventions, not regarding what is climate change. That is a part related to geography. Obviously. So like Kyoto, UNFCCC, all these things will be a bit different, which makes this subject, there is a very thin line difference, but 80% part complements easily with the geography. यस सर। इसमें एक ज्योग्राफी में भी मुझे याद आ गया सब, ये सारा एक्सपीरियंस का ही खेल है। मैं मतलब पहले मैं बोल दे रहा हूँ, ये बात हो सकता है कि वायरल हो जाए, पर होना नहीं चाहिए। जिसको एक्सेप्ट करना है मेरा बात करे, जिसको नहीं करना है नहीं करे। ये जस्ट एक मैं बता रहा हूँ कि जो मैंने किया था, ठीक है। ये ऐसा मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे दे रहा हूँ कि जिसको मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना है मत माने। तो जैसे मान लो कि जैसे भी इन्होंने बोला ना कि बायोम्स के बारे में, बायोटेक है बायोटेक, तो अगर मैं बैठ जाऊं रटने ड्राई डिसीडियस, वेट डिसीडियस, हो गया मेरा काम तो हो गया। सवाना, मैं क्या करता था, मैं दो चीज याद रखता था, अल्पाइन दैट इज टुंड्रा टैगा, बात खत्म। अगर टुंड्रा टैगा के मुझे पता है फ्लोरा एंड फौना, तो बस बात खत्म हो गया। उसका तो ग्रेडेशन होता रहेगा, उसका ग्रेडेशन नहीं वो याद है ना। अगर वो नहीं आया तो नीचे वाला होगा, बात खत्म। तो इस तरीके से याद करना है। अब क्या जरूरत है बैठ के मैं ये याद करता रहूं, ड्राई डिसीडियस में 4 पेड़, वेट डिसीडियस में 4 पेड़। अरे माइंड इज ए स्पॉन्ज, उतना ही लेगा जितना उसको लेना है। एंड बेस्ट थिंग इज, अगर आप वहां एरिया की फिजियोग्राफी, ऑल्टीट्यूड, टेम्परेचर, रेनफॉल याद रख लो बस, तो इन सबको याद करने की जरूरत भी नहीं है। कॉमन सेंस है। दूसरी चीज मैं वही कह रहा था, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इतनी बड़ी लिस्ट है। स्टूडेंट सर ये कैसे याद करें? अरे मत करो याद, ओनली रिमेंबर विच आर देयर इन इंपॉर्टेंट और इन न्यूज। इट्स नॉट पॉसिबल, हमें भी याद नहीं है सारी, बट अगेन दे गेट कैरीड अवे विद द यूट्यूब। बिल्कुल, बिकॉज यूट्यूब में किसी भी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर ने 3 दिन में स्टार्ट कर दी पढ़ाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क। उसके सामने तो पीपीटी लगी है, वो तो पीपीटी पे खाली अंडरलाइन कर रहा है। हाँ, वो ये नहीं बता पाएगा ना याद कैसे करना है इस चीज को। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, याद ही नहीं करना है यार। तो क्यों बताएगा कैसे? नहीं, निमोनिक्स भी बनाएगा तो कितने निमोनिक्स बनाओगे? एग्जाम में तो भूल जाओगे। निमोनिक्स को याद करने का निमोनिक्स बनाना पड़ेगा। एग्जाम में पता लगा जो निमोनिक्स यूज करना था वही याद नहीं आ रहा। हाँ, और क्या। नहीं बिल्कुल, उसके सामने पीपीटी है, वो तो अंडरलाइन कर रहा है बस, तो करेगा। और बच्चे को लग रहा है हाँ यार। और एक ही चीज को अगर हम 10 बार उस टाइम के लिए पढ़े तो हमें रट जाएगी। बिल्कुल। लेकिन वही अगर हम दूसरे दिन, तीसरे दिन देखें, हमारे ब्रेन में मेमोरी फेड आउट होती रहती है डे बाय डे। एकदम आफ्टर एकदम हम सबके अंदर के एक्सपीरियंस एकदम निकल के बाहर आ रहा है। बिल्कुल, कि क्या गलती करते हैं और हम कई बार बताना चाहते हैं, और somehow मुझे लगता है सर जब हम इस तरह की बात करते हैं आज की जनरेशन से, तो वो हमें जज करने लग जाते हैं। इट इज कि वो हमें जज करते हैं कि यार इन लोगों को शॉर्टकट नहीं पता इसका मतलब। अरे शॉर्टकट, इन लोगों ने मेहनत ज्यादा करी है। किसी एक इन्फ्लुएंसर का तुमने वीडियो देख लिया और किसी एक यूट्यूब में किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, यू नेवर नो कि उसने कितने रीटेक्स लिए उसके लिए। बिल्कुल, जैसे आर्टिकल्स ही हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इज इट पॉसिबल एवरीवन कैन रिमेंबर ऑल द आर्टिकल्स? मैं क्लास में पहले ही दिन बोलता हूं कि मुझे मैक्सिमम जो आर्टिकल याद होंगे 130, और तुम्हें जितने करने 25 से 30। क्योंकि मैं स्टूडेंट था, मुझे खुद 25 से 30 ज्यादा नहीं याद। पढ़ते याद हो जाए, सिंपल, वही बेस्ट तरीका है। अब थोड़ा कागज पे लिख के चिपका दो। नहीं, आजकल कंपटीशन है स्टूडेंट्स में कि मैंने तो पूरे 300 रट लिए। हाँ। भाई उससे तुम 10 दिन बाद पूछो, उसको नहीं याद होगा एक भी। आज ही के क्लास में एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर से इतनी स्कीम्स आती है कैसे याद होगा? तो हमने बोला कि ये केवल आप ही की प्रॉब्लम नहीं है, ये पिछले 10-15 सालों से जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम। तो फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्ट करो कि दिस इज द रियल चैलेंज फॉर ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट्स अबाउट स्कीम्स। अब मैं आपकी बात करता हूँ कि देखो, जैसे मैंने पूछा कि इकोनॉमी में जनरली कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो ही सेड 15-16, तो चलो मान लो 15-16 क्वेश्चन आते हैं। हम लोग देखो, जब भी 15-16 क्वेश्चन आएगा तो 10-12 कॉन्सेप्चुअल होता है, 3-4 मान लो स्कीम्स इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। हम बोले यू फोकस ऑन द कॉन्सेप्चुअल। इकोनॉमी का ऐसा कि नहीं कि कॉन्सेप्ट एक बार सॉलिड कर लो, आप वो 10-12 क्वेश्चन करो। अगर 4 स्कीम से आया, और हम बोले कि ये लिख के ले लो, तुम जिंदगी भर भी स्कीम याद करोगे तब भी पूरा सही नहीं याद रहता सर। तो स्कीम्स जो पिछले 1-1.5 साल में है उस पर थोड़ा फोकस करो, पर्पस, ऑब्जेक्टिव और किसके लिए एप्लीकेबल है, एंड बी रेडी कि जितनी भी स्कीम आएंगी 3-4 आएंगी, आप एक ही 2 कर पाओ। हाँ, सारे नहीं कर पाओगे। सारे नहीं कर पाओगे, वो आप पहले से एक्सेप्ट कर लो। सो बिल्कुल, अकॉर्डिंगली यू पुट ओनली दैट एफर्ट। आप 4-5 स्कीम आए, 1-2 कर लो, उसमें हो सकता है गलत हो जाए, ठीक है, फाइन। बी रेडी टू लीव फ्यू स्कीम्स। आप चाहोगे सब कुछ कवर जाए, उसके चक्कर में आप सब गड़बड़ कर दो। मंगल भाई, आप सही से बताना कि जब स्कीम के क्वेश्चन आते थे, तो आप अटेम्प्ट करते थे कि नहीं करते? फिर मैं अपना बताऊंगा। सर कुछ स्कीम होती थी वो इतनी ज्यादा फेमस होती थी कि पता ही होती थी, ठीक है, और कुछ ऐसी ऑब्सक्योर होती थी तो उनको हम छोड़ देते थे।
मेरे लिए कभी प्रॉब्लम ही नहीं रहा। जो बच्चा ने बोला ना इनसे कि ये मेरा प्रॉब्लम, मेरा कभी प्रॉब्लम ही नहीं रहा। पूछो क्यों? पूरा माइंडसेट था मेरा कि जाके छोड़ना है, हाँ जाके छोड़ना है, पहले से ही क्लियर था। और 2 आएगा, अगर मेरा मतलब अगर मेरी किस्मत खराब रही तो 2 आएगा, वरना 1 आएगा। 2 आएगा तो दोनों छोड़ दूंगा, या फिर 1 छोड़ दूंगा। अगर 1 बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना। उससे थोड़ा मेरा डिसाइड होगा कि वेदर आई विल बी इन इसीलिए मैं बोलता हूं ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इकोनॉमी का टर्म है। ऐसे तो आप ये चेक करो कि स्कीम को मगअप करने में, कि मैं देखता हूं ना जैसे प्रीलिम्स, जैसे अभी तो ठीक है, अभी नवंबर चल रहा है। ट्रस्ट मी, जैसे ये फेब मार्च आएगा ना, मैं देखता हूं कि 90% स्टूडेंट्स आर बर्डन्ड विद अ लॉट ऑफ स्कीम्स। कोई ये मैगजीन में स्कीम याद करा, कोई वो मैगजीन में याद करा, और वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हिस्ट्री, सर इससे पता क्या होता है, इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है, बच्चे को एक फॉल्स सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि यार मैं स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये स्कीम याद कर लेता हूँ सारी, और मैं दूसरे को हरा दिया बकैती में। वो सर वो 3 भी होता है जिसको बोलते हैं। लेट मी जस्ट इंटरप्ट यू, सॉरी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स के साथ है जिन्होंने कभी प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस ही नहीं किया। बिल्कुल सही। 100 में से कितने क्वेश्चन स्कीम्स पे आएंगे? वही तो हम लोग, वही तो सर मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूं मैक्स टू मैक्स 20 क्वेश्चन भी आ जाए, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली 20 क्वेश्चन और करंट अफेयर से आ जाए, 40 60 क्वेश्चन स्टिल आर कमिंग फ्रॉम स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जिसमें से 10 गलत कर दो तुम। हाँ, स्टिल यू आर एबल टू क्वालिफाई, बट स्टिल 80% आर नॉट एबल टू क्वालिफाई। लेकिन सर जब भी प्रीलिम्स लोग बच्चे दे के आते हैं, जब पूछते हैं कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे थे, सबके 100 नंबर आते हैं। हाँ और फिर रिजल्ट आता है, लगता है 1 या 2 नंबर से रह गया होगा सर। इस तरह की मानसिकता का क्या है? अब बच्चे अपने आप से तैयारी, मुझे लगता है कई बार अपने आप से ही झूठ बोलने लगते हैं। देखो मैं बताता हूँ, प्रॉब्लम इज दिस, आई पर्सनली बिलीव अ मैन शुड नॉट बी अ मैन ऑफ एक्सक्यूजेस। ये स्कूल कॉलेज नहीं है एक्चुअली। 90% अभी भी बच्चे ऐसे हैं, दे आर इन अ स्कूल और कॉलेज इंप्रेशन कि दे हैव टू बी गुड अमंग द आईज ऑफ द टीचर्स। उनको कुछ असाइनमेंट नंबर मिलने हैं, क्लास में दे ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। यू शुड लिव इन अ रियलिटी कि जहां तुम्हारी मिस्टेक है उसको एक्सेप्ट करो, बिकॉज वेन यू रियलाइज व्हाट इज योर मिस्टेक, why you are not able to qualify, everyone knows just coming or stepping out of the exam hall whether he or she will be qualifying it or not. It is just for the self satisfaction. They will call teacher, sir, how much will be the cutout? If a teacher says okay 90 will be a cutout, sir, I am scoring 88, will I qualify or not? Every student comes up with the same figure. Problem is not that whether you are able to qualify or not. If you think okay you have done your job correctly there, better take a break and prepare for me. इसी क्वेश्चन को अपन एक और तरह से फॉर्मेट, अलग तरह से अपन सोचते हैं। कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो डिजर्विंग होने के बाद भी ओवर स्ट्रेस्ड रहते हैं। हाँ, जैसे उनमें टैलेंट होगा, हाँ, लेकिन वो इतना अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि उससे ही अपना एग्जाम खराब कर लेते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो और एक होते हैं जो रियलिस्टिक होते हैं, जिन्हें तैयारी का भी पता होता है, जो पढ़ भी रहे होते हैं, जिन्हें पता होता है निकालेंगे भी, वो तो उनके बारे में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो निकाल। लेकिन कुछ जो लोग हैं जो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ है अंडर कॉन्फिडेंट और ओवर स्ट्रेस्ड। इन दोनों लोगों के लिए आपकी क्या राय और मशवरा है कि कैसे इन दोनों चीजों से बाहर निकल के आए? सर का एक्सपीरियंस बहुत है, कॉन्फिडेंस इन सब में। सर ही बताएंगे। बताइए। जो लोग ये एग्जाम, मुझे ऐसा लगता है कि ये यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है, आप 365 डेज पढ़ें या 2 साल पढ़ें, जो भी है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर कि वो जो 2 घंटे है उसमें आपका एटीट्यूड क्या है। ठीक है, जो वो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मैंने क्या देखा है कि वो कितना पढ़े हैं, ठीक है, वो चीज़ उनको ओवरबर्डन कर देती है उस 2 घंटे में। योर माइंड शुड बी इंडिपेंडेंट इन दोज 2 आवर्स। एग्जैक्टली, ये जो बहुत बड़ी अच्छी बात है। जैसे मैं, कई लोग होता है कि प्रीलिम्स से एग्जाम आएगा, सब लोग बेस्ट ऑफ लक अपना विश करने लगेंगे। मैं कभी नहीं बोलता हूँ बेस्ट ऑफ लक, हम बोलते हैं ट्राई टू गिव योर बेस्ट। तुमको उस 2 घंटे में आप यू टेक इट एज ए चैलेंज। मतलब जैसे आप पढ़ाई कर ली, ठीक है, अब आपको ये देखना है कि वो 2 घंटा आपको मिला है, वो मैच डे है। जैसे मैं बोलता हूँ कि कई बार हम लोग क्रिकेट देखते थे, अरे यार इसने ये नहीं मारा, भाई आपका भी आज वही दिन है, 2 घंटे। आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, बाद में आप भी आगे सोचोगे यार ऐसे करता है। वो रियलाइज करो कि वो 2 घंटा, उसको थोड़ा सा आप अपने आप को डिटैच करो उस 2 आवर्स को, ठीक है, उस 2 आवर्स को डिटैच करो, एंड देन यू थॉट प्रोसेस शुड बी कि अच्छा मुझे 2 घंटा मिला है, मुझे अपने लाइफ का उसमें बेस्ट देना। क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, डजंट मैटर, आप उसको सेपरेट, लाइफ से अपने सेपरेट करके यू टेक इट एज मुझे उस 2 घंटे में अपना बेस्ट देना है, उसके बाद क्या हुआ डजंट मैटर, बट मुझे उसमें बेस्ट देना। सर हाँ, इसी में एक जो क्वेश्चन आता है, एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो नजर आती है बच्चों की, कि जब वो टेस्ट सॉल्व कर रहे होते हैं,
तो वो याद करने की कोशिश करते हैं 10,000 सवाल याद कर लेता हूँ, 5,000 सवाल याद कर लेता हूँ, एक फीलिंग रहती है बिल्कुल कि मैंने 50 टेस्ट दे चुका हूँ साल में, तो मेरा जो है एग्जाम पक्का निकल जाएगा और मैं उनको याद कर लूंगा। सारे सवाल याद करने की कोशिश करते हैं अदर देन दी सोर्सेज आपके जो हैं। इसमें जो मुझे जो मुझे समझ में आती है इस एग्जाम की प्रोसेस, इसको अपन इसकी एनालॉजी अपन क्रिकेट से देख सकते हैं। आप जब नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो सकता है आप सिर्फ स्क्वायर कट की प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, आप कवर ड्राइव की प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, और मे बी आप पुल शॉट की प्रैक्टिस करे जा रहे हैं। एग्जाम के अंदर आपको नहीं पता कि बॉल कैसे आएगी, बिल्कुल, क्योंकि जब आप पुल शॉट की प्रैक्टिस करें बॉल वैसी फेंकी गई है। सो प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस है मुझे लगता है वो कुछ इस प्रकार की है, और मैच डे पे यू आर प्रैक्टिसिंग बिकॉज आपकी इंस्टिंक्ट्स अच्छी हो जाए, ताकि मुझे लगता है प्रिपरेशन वो जो प्रैक्टिस भी आप कर रहे हैं वो इंस्टिंक्ट आपकी अच्छी करने के लिए, और तब वो 2 घंटे में आप जो बता रहे हैं मुझे लगता है वो और एक चीज जैसे आपने जो टेस्ट सीरीज का बताया, तो इधर बीच में देख रहा हूँ कि बच्चे से टेस्ट देते हैं, मान लो ये मॉक टेस्ट देते हैं ना, प्रिलिम्स में बहुत सारे मॉक टेस्ट देंगे। अब ऑफ कोर्स कुछ गलत होगा कुछ सही होगा, दे आर मोर कंसर्न कि इतना कैसे गलत हो गया। भाई जो गलत हो गया ठीक है, आप फ्रॉम एवरी टेस्ट द ओनली टारगेट शुड बी कि जितनी गलती हुई जो भी आप देखो कि व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दैट टेस्ट सीरीज। वो एनालिसिस ज्यादा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कम टेस्ट दो लेकिन हर टेस्ट सीरीज का आपका खुद का एनालिसिस होना चाहिए। लोगों में भाई इतना गलत हो गया ठीक है, उससे आपने सीखा क्या, ये फोकस ही नहीं रहता है। Patience is not there. Yes, To they see always like what's wrong, why did I go wrong, where did I go? They don't work on their nobody wants to mistakes. judge themselves. True, true, true. प्रॉब्लम ये भी है, स्टूडेंट्स nowadays just want to collect the material. यस, Even I have seen, if there is a test conducted any XYZ institute, they will never experience a real-time environment by sitting in the class. वो घर पे देंगे आराम से। They will take the sheet, go home. Maybe in the morning they will solve 5 questions. Yes, Then that is they the will take a problem nap. Evening they will solve another 5, and in between the part which they are not able to solve, they will Google it out. True. So this will never give them a real-time environment where they can tolerate that stress. Like in geography, you talk about adaptation comes with stress. You can be genetically very strong, but how come you know that? Until and unless you will not take that stress. You'll test yourself. Students are not coming now. And जैसे कोई even मैथ्स का क्वेश्चन कर रहा हो तो करते करते एकदम सॉल्यूशन देखने लगता है। हाँ, तो वो even मैथ्स कभी आप सीख ही नहीं पाओगे। and even what I have experienced in the MCQs, they are mainly concerned with the answer key. हाँ, एवरीबॉडी यही प्रॉब्लम है, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन देयर लर्निंग। On the No, learning. they don't want to give stress. कि if I have read this concept, like Saurabh sir was saying, even if you don't know one part there, but try to use that common sense, try to link that, how this question can be solved. Because when you will be in that testing environment, when you will use that logic, it will help you in prelims also. सर मेरा तो एक एक्सपीरियंस ये है, जितने बच्चों को मेंटरिंग किया और हमने भी अपने टाइम पे एग्जाम दिया है, और जो टेस्ट सीरीज का पर्टिकुलरली, मान लीजिए कि आप आज हिस्ट्री का टेस्ट दे रहे हैं मान लेते हैं, या पॉलिटी का टेस्ट दे रहे हैं, लक्ष्मीकांत आप पढ़ के गए हैं, आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर मान लेते हैं 50 सवाल थे उस टेस्ट के अंदर, उस पर्टिकुलर सेक्शनल टेस्ट के अंदर मान लेते हैं। उस 50 सवाल में से जो भी कोचिंग टेस्ट बनाएगी, कम से कम 30 सवाल तो लक्ष्मीकांत में से ही बनाएगी। कहाँ से बनाएगी और कहां से बनाएगी, राइट? और 20 क्वेश्चन वो थोड़ा बहुत इधर उधर जाके और उसको मुश्किल बनाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल। माय पॉइंट टू द स्टूडेंट्स इज कि जब आप घर आओ टेस्ट देके, आप चेक करो कि वो जो 30 सवाल किताब में से आए वो गलत हुए, उसमें मेरी क्यों गलती हुई, बस वो नहीं होना चाहिए। अगर 20 में हो गई कोई बात नहीं, लेकिन उन 30 में से मेरी गलती कैसे हो सकती है? क्या मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, क्या मैंने क्वेश्चन सही से नहीं समझा, और अगर गलत हुआ है तो हो सकता है मेरा कॉन्सेप्ट सही नहीं था, मुझे वापस जाके देखना चाहिए। अगर ये कोई कर सके I तो will just sum up in a way, the best way of revision for the prelims is to solve the questions. True. Because let's talk about polity, geography, or any subject. If you're solving, let's say 100 questions, I'm not talking about a full length test, sectional test. Geography के मेरे पास 100 question है. Obviously, maybe 20 questions are from geomorphology, which are the different sections. 20 can be from climatology, 10 can be from oceanography. Now, when you are solving that 100 question, let's say you take first 20 question from geography, geomorphology. आप में रॉक का क्वेश्चन है, आपने सॉल्व कर लिए। 3 क्वेश्चन रॉक के थे, आपने सॉल्व कर लिए। 3 क्वेश्चन प्लेट टेक्टोनिक्स थे, आपने सॉल्व कर लिए। Maybe you stick in some of the questions which are from weathering, paleomagnetism. आपसे नहीं हुआ. So it means when you have to go home, you don't have to revise rock again. You have to see where I was lacking, which questions I was not able to solve. Then open your books or notes and revise it. When this exercise is regularly done, obviously you will score well. एक और इसमें ऐड ऑन करूंगा। बच्चे क्या करते हैं जनरली, वो जो सॉल्यूशन होते हैं ना, वो उनको कलेक्ट करके रख लेते हैं बहुत सारे। मुझे लगता है अगर लक्ष्मीकांत में से क्वेश्चन आए तो आप लक्ष्मीकांत क्यों नहीं खोल रहे हो अपनी वाली,
नहीं क्योंकि खोलेंगे उसमें ना जो time अंडरलाइन pass आपने में। किया है, हरा पीला नीला कलर जो किया है, मुझे लगता है वो आपके दिमाग में छप जाता है पेज में। अपन तो एग्जाम में जाते थे सर, मुझे याद है कि स्पेक्ट्रम के पेज याद आते थे एग्जाम में, मेरे को आज और भी याद है। लक्ष्मीकांत के पेज याद आते थे। पिक्टोग्राफिक मेमोरी आई विल से कि इज द मोस्ट बेस्ट वे है, स्ट्रक्चर्स आर द बेस्ट वे। बिल्कुल। अगर स्पीकर पे क्वेश्चन आया है तो जैसे मान लेते हैं लोकसभा स्पीकर पे क्वेश्चन आया है, लोकसभा स्पीकर के क्वेश्चन का सोल्यूशन में क्या देखना है? भाई किताब से देखो तो आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाए, वो चीज एकदम छप जाए आपके दिमाग में। And one more thing I will try to add on, maybe like it's out of a box, some people might not like it, like Saurabh, I will put a disclaimer. I have seen lot of sources, let me not name to a particular institute or a particular source. आपको याद होगा जब पहले ऑप्शनल प्रीलिम्स में हुआ करता था, मुझे नहीं पता आप लोगों ने वो दिया है टाइम के लिए। मैंने दिया, नहीं दिया है, हाँ, मैंने दिया जब होगा। प्रीलिम्स में ऑप्शनल हुआ करता था, लेट्स से मैं पोल साइंस की बात करूं, तब वो एरिस्टोटल ने क्या कहा, हाँ। प्लाटो ने क्या कहा, बेंथम ने क्या कहा, रूसो ने क्या कहा, ऐसे क्वेश्चंस पूछता था। इज इट क्लियर? नाउ दैट टाइम हैज गॉन, देयर इज नो ऑप्शनल्स नाउ इन प्रीलिम्स, बट स्टिल इफ यू सी लॉट ऑफ सोर्सेज आर देयर वेयर द टेस्ट सीरीज हैव बीन मेड and initial 5 tests will be on those statement base. And student get confused. देखा है मैंने, देखा है। Student get confused. This is there have been questions from cartography and मुझे लगता है geography. सर अपन को एक मिस इन्फॉर्मेशन पे एक और पॉडकास्ट करना चाहिए, मिस इन्फॉर्मेशन की हाँ बहुत है ये। आई थिंक दैट इज मच मोर आप पूछ रहे थे इंपॉर्टेंट। ना कि तीसरे अटेम्प्ट में भी क्यों नहीं किसी का हो रहा है, दिस इज द मेन रीजन। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। कोई स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहा है जिसमें 2012 का क्वेश्चन है, चाहे इकोनॉमी से हो चाहे ज्योग्राफी से हो, ठीक बात है। जब मान के चलता है हाइपोथेटिकली, हु इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, क्वेश्चन कब है? 2012 का। ठीक बात है। ठीक है, अब स्टूडेंट आज है 2024 में, तो 2012 और 24 में तो डिफरेंस बहुत है। अब जब वो क्वेश्चन वहां का सॉल्व कर रहा है तो वो वहां की आंसर की देख रहा है। हाँ। समझ लेते हैं हाइपोथेटिकली उसमें दे रखा है हरियाणा, मान के चलते हैं आज की डेट में इट इज पंजाब। हाँ, स्टूडेंट्स मान के वही चलेगा। हरियाणा, क्योंकि यूपीएससी ने दिया है ना। ऐसे क्वेश्चन को स्टूडेंट को एक चीज करना चाहिए, विच आई कीप ऑन टेलिंग स्टूडेंट्स, इफ यू गेट एनी क्वेश्चन विच इज फैक्ट बेस्ड रिलेटेड टू करंट ऑफ दैट टाइम पीरियड, अब क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन में कोई बुरा नहीं है, बस उसमें थोड़ा सर्च कीजिए आज की डेट में कौन सा है। True, very true. आज के कॉन्टेक्स्ट में तो सर्च करो, डेटा देखो क्या है। मिस इन्फॉर्मेशन इतना है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पीयर ग्रुप्स दे आर हैविंग, दे टेक मेंटरिंग फ्रॉम दो स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में मिल गए जिनका अभी तक प्रीलिम्स कभी क्वालिफाई नहीं हुआ या अपेयर भी नहीं हुए। मेन प्रॉब्लम ये आती है, एक स्टूडेंट अच्छा है पढ़ने में, जिसके पास एक पूरा पोटेंशियल है क्वालिफाई करने के लिए, बट द मोमेंट ही एंटर्स इनटू द मार्केट और द मोमेंट ही गोज टू एनी लाइब्रेरी और एनी रीडिंग रूम, it is his bad luck or I say he is unfortunate, he might came in contact with such people Exactly. who will tell बहुत ही him बड़ी बात। ये नहीं पढ़ा तूने, ये नहीं पढ़ाया गया है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये तो आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे जो तैयारी में है, This is वो the ये है biggest कि हर problem. आदमी अपने 4 सवाल तैयार रखता है खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट रखने के लिए। Sir, और किसी से ये पूछेगा अगले को, ऑफ कोर्स एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है इसके ऊपर जो मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट डू यू थिंक द ऑप्टिमम नंबर ऑफ द टेस्ट दैट स्टूडेंट्स शुड गो फॉर? Very good question. and then after I will tell you my story of 2 years कि what I did. आप पहले ये बताओ कि क्या आपके लिए ऑप्टिमम है? लेकिन सर मैं तो टॉपर की बात मानूंगा। टॉपर बोलता है मैंने तो 80 टेस्ट लिखे थे, मैंने 90 नहीं, टेस्ट लिखना लिखे नहीं। थे। नहीं, मैं तो टॉपर की बात बोलूंगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यह है कि आप अगर 10 से 15 टेस्ट आपने दे दिए हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है ये ज्यादा है 10 से 15 टेस्ट। आप अगर 6 टेस्ट भी आपने शिद्दत से दे दिया, आपको अगर मिस्टेक समझ में आती है आपकी अपनी अप्रोच में, और अगर आपको अप्रोच समझ में आ गई कि क्या गलती आप कर रहे हो, अगर वो आपको समझ में आ गया तो आपकी कौन सुनेगा? टॉपर्स की सुनेंगे कि आपकी सुनेंगे? मैं एक चीज बताऊंगा। 80 टेस्ट, लेकिन सर मुझे लगता है देखिए दो पार्ट जरूरी है, दो पार्ट। एक है प्रिपरेशन, मतलब बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स जो आप पढ़ते हो, और दूसरा है टेस्ट सीरीज। ठीक है, आई फील भाई देखिए सबकी स्टडी थोड़ी डिफर कर सकती, हो सकता है सर ने कम ही टेस्ट लिख करके True, track true, किया, true, ठीक है? true. I was about to come on that तो point. एक है स्टैंडर्ड बुक्स की प्रिपरेशन और दूसरा नंबर ऑफ टेस्ट। इसमें एक फाइन बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, फाइन बैलेंस होना चाहिए। अगर आपने प्रिपरेशन जो बुक्स की बहुत सॉलिड तरीके से करी है तो नंबर ऑफ टेस्ट आप काफी घटा कम दे करके भी यू कैन क्रैक द एग्जाम। बट जो मुझे ट्रेंड दिखाई दे रहा है रिसेंट, ये जो स्टैंडर्ड जो मैं बुक्स बोल रहा हूँ ना, और अच्छे से प्रिपरेशन करने की, वो बच्चे रिड्यूस कर दे रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो बस टेस्ट ही दे करके क्रैक कर लेंगे। यही तो कहीं ना कहीं मुझे वो चीज जो है ना, मैं बताता हूँ इस पे ऊपर। उसमें जैसे कि हो क्या रहा है ना, मैं देखता हूँ, जैसे मैं इकोनॉमी से पढ़ाता हूँ, तो देखिए एक सिलेबस है और देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड प्रॉपरली, पूरा कॉन्सेप्चुअल प्रॉपरली समझना है, और अब उससे क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब आई कैन गारंटी दैट कि आप क्वेश्चन कितना भी सॉल्व कर लो, ठीक है,
उसमें कुछ न कुछ चीज छूट जाती है, बिल्कुल, कनेक्टिंग और ये सब चीजें। वो सोशल ठीक मीडिया की है, तरह है ये तो तरीका। मान लो, हाँ मान लीजिए आपने 20% टाइम दिया पढ़ने के लिए और 80% आप दिया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो 80% काफी टाइम होता है देने के लिए, लेकिन फिर भी वो जो कनेक्टिंग डॉट्स है ना वो हो नहीं पाता है, कितना भी आप क्वेश्चन कर लो। लेकिन वहीं पे अगर थोड़ा फोकस आप जो स्टैंडर्ड बुक उस पर बढ़ा दो, रिवीजन, बार बार रिवीजन, और रिवीजन की तो अलग ही बात हम लोग करेंगे। तो अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स उसको अगर प्रिपरेशन ढंग से कर दो तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट दे करके आप क्रैक कर सकते। सर मुझे तो जो समझ में आ रही पूरे डिस्कशन में बात यह है कि आधे बच्चे फेल ही इसलिए हो रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, उनको यही नहीं पता पड़ रहा है कि पढ़ना क्या है, एग्जैक्टली व्हाट एरियाज नीड टू बी फोकस्ड। आई विल जस्ट सम अप इट, जितनी कम किताबें आपके टेबल पे है, यू आर हैप्पी, यू आर एट पीस। ये क्वेश्चन पे आ रहा था मैं, जैसे सौरभ सर, आई डोंट नो व्हाट ही इज अबाउट टू टेल, बट जो मेरा एक परसेप्शन है, परसेप्शन I to a certain extent I may consider him an outlier। ये इनको ना, इन्होंने क्या, इनका जो कॉन्फिडेंस था क्रैक करके, मतलब मैं काफी इंटरेक्ट करता हूँ, काफी पुराने समय से मैं जानता हूँ, इनका प्रीलिम्स का नैक डेवलप हो गया था, ये बिना पढ़े क्रैक कर सकते थे, इतना मुझे लगता था कि इनको नैक आ गया। पर सर क्या वो बताते हैं 2017 वाला वो प्रीलिम्स, नैक कैसे आया, अगर इस पे आप थोड़ी सी मतलब नहीं सर ये बताता ना, मैं आपको जो टेस्ट के ही बताता हूँ। 2017 का जो मैंने प्रीलिम्स दिया था, एक भी टेस्ट नहीं लगाया था मैं, और मेरे 105 ऐसा ना करे बच्चे ऐसा ना करें। पर उसके बाद एक और बताने वाला है, ये 80 तो बहुत कम है। 2018 में मैंने 93 टेस्ट लगाए थे, और तब पता है मेरे नंबर कितने आए थे? 104, एक नंबर कम। एक नहीं लगाए थे तो 105 आए थे, और जब लगा लिए 93 तो मेरे 104 ट्रेंड ही बन गया था कि भाई टेस्ट देने, क्योंकि मेरे को लास्ट टाइम में क्या लगा कि क्या ही पढ़ना है, टेस्ट लगाते सबको ही लगा रहा, मैं ही लगाता हूँ। But Saurabh sir, you need to understand, you are having well hold of the basic concepts. Yes, You have वही read मैं the कह रहा books हूँ। multiple वही times. मैं कह रहा सर हूँ, अपन लोगों के टाइम पे तो कोई मैगजीन आती ही कहाँ थी, वही मैं कह रहा हूँ। लक्ष्मीकांत आती थी, स्पेक्ट्रम आती थी, टेस्ट के नंबर से डिसाइड ही नहीं होगा कि आपको लगाने वही बोले, होगा। वो नंबर से नहीं, वो आपके अंदर भाई, आपने, हमने बोला कि मैंने 20 टेस्ट लगा, आपने 50 टेस्ट लगा लिया, हो सकता है मेरा हो जाए, क्योंकि हमने ये तो नहीं बताया ना कि हमने जो बुक्स जो स्टैंडर्ड उस पे मैंने कितना एफर्ट लगाया है, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा, सब लोग बस मैं वही कह रहा हूँ, नंबर ऑफ टेस्ट होता ही नहीं। मैं एक छोटी एग्जांपल देता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट। प्लीज। जैसे हम क्वेश्चन बैंक में देखते हैं 10,000 क्वेश्चंस, नथिंग, नहीं, नथिंग रॉन्ग इन दैट। व्हेन वी से स्टूडेंट यू हैव टू सॉल्व 10,000 क्वेश्चंस, व्हाट इट मींस, स्टूडेंट सोचता है कि पूरे हफ्ते, जैसे एक प्लान बनाता है, आई टेल देम फॉलो योर टाइम टेबल रिलीजियसली द वे यू फॉलो योर रिलीजन। अब स्टूडेंट कहता है ठीक है, मुझे इस वीक पॉलिटी सैटरडे संडे तक खत्म करना है, मतलब पर्टिकुलर 2 टॉपिक्स, मंडे नहीं पढ़ेगा, ट्यूसडे नहीं पढ़ेगा, लास्ट में संडे को बैठ के पूरी किताब पढ़ेगा, जस्ट टू सेटिस्फाई हिज ईगो, ही हैज स्टडीड इट। सिमिलरली आई टेल देम द मोर यू सॉल्व द क्वेश्चंस इट इज बेटर, practice question, so that while you are reading the basic, like how you have get good hold of the basic, ये भी एक तरीका हो सकता है simultaneously solve the questions, but that doesn't mean you will take all the question bank and solve it one day. If since from the day they are starting their preparation, every day they solve 10 questions, by the end of the 1 year, automatically those 10,000 questions will be. After that they can sit in the test series, because after that they need not to sit 80 tests. After that, just to get hold of the current pattern, 5 to 8 tests are more than enough. एक टाइप के जो बच्चे होते हैं जिनके बारे में मुझे एक सवाल मेरे हमेशा दिमाग में रहता है कि एक बच्चे ने, जैसे मान लेते हैं कि ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन उससे क्लियर कर ली, उसने एक स्ट्रैटेजी बना ली, एक स्ट्रैटेजी बना ली कि अगले 6 महीने में ये करूंगा। पर कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे मैं एक स्ट्रैटेजी बनाई, ये किताबें पढ़ूंगा, इतना टेस्ट दूंगा, और मैं उसको करता चला जाऊंगा, मेरा फोकस है इसको कंप्लीट करने पे। फिर मैंने देखा कि सौरभ सर तैयारी कर रहे हैं, फिर मैंने पूछा कि सर यार आप क्या कर रहे हैं, तो आपने कुछ बताया, तो मुझे लग रहा है ये ठीक लग रही है। फिर मैंने गया और एक टॉपर की बात सुन ली। इस तरह से जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं लोग कि यार इसने इतनी सारी मैगजीन्स पढ़ ली, मैंने तो पढ़ी नहीं है, या इसने इतने सारे टेस्ट दे दिए, दिस पर्सन हैज गिवन सो मेनी टेस्ट, व्हाट टू डू इन दैट केस। इस तरह के जो लोग जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एकदम से, इस अपनी एक स्ट्रैटेजी जो उन्होंने बनाई होती है उससे, उन लोगों के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? इसमें यही है ना कि आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उस पर अगर आपका बिलीफ नहीं है, या तो आप कॉन्फिडेंट नहीं उसको लेके, ऑब्वियसली तभी आप स्ट्रेट अवे हो रहे हैं। आप इनसे पूछ रहे हो तो जो वो बोल रहे हैं वो आप कर दे रहे हो। हर दिन आपकी एक नई स्ट्रेटजी, हर दिन आपकी नई स्ट्रेटेजी बन रही है। तो इसका मतलब है ना कि आपने जो डिसाइड किया है, जो एक्शन ओरिएंटेड टुवर्ड्स द गोल जो आपने डिसाइड किया है, उसमें ही कहीं फॉल्ट है। और जो स्ट्रेटेजी मेरे लिए सही है, हो सकता है आपके लिए अच्छा नहीं हो, That's what I'm उनके saying. लिए अच्छा नहीं हो।
And that is why every topper has a different Some strategy. people exactly. have some people have habit of reading early morning. Some have a habit of studying late night. Yes. Now, if particular topper of that year is saying that I studied early morning, it was kind of a good for me. That doesn't mean if you are not able to Yes. study in the morning, you are studying late night, you will change your pattern. No. This is कभी the नहीं biggest होता problem. ऐसा। They get distracted. स्टूडेंट्स विल हैव टू एक्सेप्ट दैट कि सबका माइंड अलग है और सबकी स्ट्रेटजी अलग तरीके से काम करती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ एक फ्रेंड था मेरा, वो जैसे आपने कोई नोट्स बनाया अपनी हैंड राइटिंग में, वो जेरोक्स करा के और बहुत कम टाइम में इजिली एकदम रिप्रोड्यूस कर देता था, उसका दिमाग वैसा। लेकिन अब मेरे साथ क्या था, हम भी स्कूल में अच्छा करते थे, बट हमें किसी और की हैंड राइटिंग का लिखा हुआ नोट्स सब का होता है। जेरोक्स मुझसे कभी नहीं समझ में, मतलब मैं याद ही नहीं कर पाता था उसको। आई वॉन्टेड अ प्रिंटेड स्टैंडर्ड बुक का अगर वो जेरोक्स है तब तो ठीक है, तो ठीक है। किसी के हैंड राइटिंग का लिखा हुआ मैं कभी आज से एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। लेकिन कुछ लोग होते थे, मेरा मतलब है फ्रेंड, वो आप किसी का भी नोट्स है जेरोक्स करके पूरा A to Z याद कर लेता था। देयर इज अ डिफरेंस। तो आपको समझना होगा, यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स आए हुए हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग कि समवन इज करेक्ट एंड समवन इज रॉन्ग। आप डिफरेंट हो, आप यू मस्ट, आपको जो कंफर्ट लगे वैसा करो, अदरवाइज कंपेयर करते रहोगे मतलब बर्बाद हो जाओगे। अब सर 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में अपन बार बार बात कर रहे हैं कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड आपका इकोनॉमी और पॉलिटी। तो सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगा सर कि ज्योग्राफी के लिए प्रीलिम्स को जो फोकस कर रहे हैं उनको क्या बेसिक बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन सोर्सेज को रेफर करना चाहिए और क्या अप्रोच होनी चाहिए? प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी में एनसीईआरटी क्लास 11th and 12th very important, and there are some parts from the 9th class NCERT Okay. where some basics of the Indian monsoon is given. They can focus there, and then they can take the PYQs. Just try to have an analysis कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे हम बिगनिंग में भी कह रहे थे, क्लाइमेट में इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, कॉन्सेप्चुअल कितने थे, फैक्चुअल कितने थे। मोर और लेस इफ यू विल कोरिलेट, इट वाज मोर कॉन्सेप्चुअल। जियोमॉर्फोलॉजी में कुछ आया था, फैक्ट था, लेकिन फैक्ट वाज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। नाउ स्पेशली व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द ह्यूमन एंड इकोनॉमिक पार्ट, जैसे रिसोर्सेज की बात कि है, कोल पे क्वेश्चन आ गया, कोल कुछ पे आ गया। क्वेश्चन आ गया कुछ, और वो भी आएगा लिंक्ड लिटिल बिट टुवर्ड्स द इकोनॉमी। जैसे इकोनॉमी सर्वे आने वाला है, उस पे ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर की बात जब हम करेंगे या रिसोर्सेज की बात करेंगे वो कवर हो जाएगा। बट बेसिकली जो फैक्ट कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, दैट इज 11th and 12th NCERT एंड द PYQs। परफेक्ट। इसी में थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट को ब्लेंड करूं, वेजिटेशन का बहुत अच्छा पार्ट NCERT में दे रखा है, नो नीड टू रश हियर एंड देयर, दैट इज मोर देन एनफ। और बेसिक कॉन्सेप्ट बायो की NCERT 12th वाली उसमें हाँ, last that- unit that- बहुत that can be ecology के covered, basic बहुत concept अच्छा है। काफी अच्छे, वो Now- हम लोग अपने टाइम में पढ़ा करते थे। अब परेशान इसमें मत होना कि कोई क्वेश्चन आ रहा है स्पीशीज के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, सम क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम द कोर पार्ट ऑफ द zoology और बॉटनी इन एनवायरमेंट, वो सबके लिए आउट ऑफ द बॉक्स होगा। वो तो छोड़ने वाला क्वेश्चन है, ऑब्वियसली वो छोड़, जैसे सर कह रहे थे, इन्होंने डिसाइड किया था, प्री डिसाइडेड मुझे छोड़ना है, वरना कट ऑफ 200 चली जाएगी सर। obviously. So these basic students can follow. Apart from that, there is no need to rush towards the n number of books, even if they do लिमिटेड NCERT रिसोर्सेज level. जो आपने बताया उनके Limited stick करें। sources, class notes or class lectures, what has been taught to them, even if they stick to that, Perfect. that will be more than enough. Ma'am, coming to history, which Yes, is one of the vast subjects in the prelims examination, and every year around 20-21 questions are there from history, including ancient, medieval, and modern. Yeah. What area should we focus more? What area should we focus less? What are the resources? And in history, generally, people are more perturbed by the questions which are beyond the sources. True. So, in that case, is there a possibility of leaving certain questions in history? Yes, sir. See, looking at history, generally the perception is now UPSC is focusing more towards art and culture. Okay. But art and culture can never be studied separately. Yes. So you have to link it with ancient, medieval. You have to add art and culture to it. So the focus being more towards art and culture, chronology plays a very, very important role. Of course, history is all about chronology. So students, they want to know which temple, what temple, but they leave who built it, what is the bracket of that kingdom. So as I keep telling, NCERTs play a very, very important role, class 11th and 12th, plus the Old, class... new? The old NCERTs, old NCERTs particularly. Like I say, R.S. R.S. Sharma, Satish Chandra. Satish Chandra and Bipin Chandra. Bipin Chandra. And again for art and culture, Introduction to Indian Art, part 1, new part NCERT. 2. The new NCERT. Plus class notes play a very important role. And if they connect it to current affairs a little bit, like, which temple is a UNESCO site. Yeah. So when they try to connect it,
So there was a question about Tansin, Akbar's Navaratna. Yes, yes. So we don't do all the details, but there was an article covered in Hindu about Tansin. Okay. So when they try to connect and link all of them, I think history would be easier. Of course, one or two, it's... For example, there was a question related to Rakhma Bai Yeah, in one of the true. years. Yeah, true. How to handle See, such questions? one or two questions, I put it very simple, honestly, ignore. So they have to just ignore and they have to just leave it. Even if I think if there are 21 questions in history and if you have done these basic sources properly with diligence, Yeah. I think you'll be able to solve 15 questions at least. Yeah, in yeah, exam. 15 And that's plus, a- and plus. that's a very good return on And investment. this is Very what true. we can expect. Maybe it is geography, history, polity. It's not that you will be able to attempt all the questions. This is what we were discussing earlier. That if there are 60 questions, as Saurabh sir said, out of those 60, there will be 10-15 questions which will be out of box, including all the subjects. सर वैसे भी जिंदगी में जितना इग्नोर करोगे उतना खुश रहोगे सिंपल सी बात है True. वही है थैंक यू सो मच मैम फॉर हिस्ट्री सर कमिंग टू इकोनॉमी जिसका इतना ज़्यादा मुद्दा बना रहता है हमेशा कि इकोनॉमी में बहुत करंट आता है और इकोनॉमी पे अगर कमांड है तो पेपर आराम से निकल जाएगा इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं तो क्या होगा तो कैसे इसको हैंडल करना चाहिए क्योंकि इकोनॉमी कोई बहुत अच्छी बुक भी नहीं आती है एनसीईआरटी में जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक एनसीईआरटी है वही मैं बोल रहा था कि आप लोग जैसे बोल रहे थे एनसीईआरटी पढ़ लें इकोनॉमी में थोड़ा इशू है एनसीईआरटी में का एनसीईआरटी कवर्स हार्डली 30-35% ऑफ द सिलेबस तो मैं तो ये कहूँगा कि इकोनॉमिक्स में जो भी आप सोर्स रिफर कर रहे हो उसी को आप रिफर करो बार बार और देयर शुड बी मच मोर फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स क्योंकि देखिए जनरली इकोनॉमी में 16 to 18 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें 10-12 कॉन्सेप्चुअल 4-5 करंट कभी कभी करंट का बढ़ जाता है या कभी और घट जाता है बट आई वुड से स्टूडेंट्स की नेवर एवर ट्राई टू जज कि इस बार करंट ज़्यादा आएगा या कॉन्सेप्ट ज़्यादा आएगा ये सोचना बहुत गलत है क्योंकि आप ऐसा कभी जज नहीं कर पाओगे क्या यूपीएससी चेंज करेगा बट आई हैव सीन दैट कि जिन स्टूडेंट्स का भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट सही है मतलब उनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सही है वो करंट अफेयर्स भी मोस्टली कर लेते हैं क्योंकि कोई भी करंट अफेयर्स ना इंडिपेंडेंट नहीं होता हाँ एक दो स्कीम है 2-3 स्कीम आ गई बात अलग है अदरवाइज कोई भी जो करंट में चल रहा है ना जैसे इसी बार पिछली बार क्वेश्चन था कि इंटरेस्ट रेट को लिंक करके तो इंटरेस्ट रेट का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है होगा तो नहीं होगा तो यूएस फेडरल बैंक ने और इंडियन बैंक ने चेंज किया तो आप कर लोगे ऐसा तो मैं तो ये कहूँगा कि फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स और जितनी बार कॉन्सेप्ट्स आप रिवाइज करते हो वो और स्ट्रांग होता है और आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है और इकॉनमी का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको एफर्ट ही लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी सबसे कम टाइम लेने वाला सब्जेक्ट है बहुत कम टाइम में प्रिपेयर हो जाता है और हाँ जैसे मैंने बताया कि रिगार्डिंग स्कीम्स लिमिटेड टाइम दो 3-4 स्कीम्स आएंगी लिमिटेड टाइम देना उसमें 1-2 हो गया तो हो गया नहीं तो भाई बी रेडी टू लीव 1 or 2 क्वेश्चंस सबको नहीं करना है कुछ क्वेश्चंस छोड़ने के लिए आते हैं छोड़ के भी सब लोग सेलेक्ट होते हैं लेकिन इकोनॉमिक्स में मिम्स का भी बहुत रोल है हम लोग मिम्स से ही पढ़ लिए थे सर एक बार यूएस का सारा कुछ एक बार किटकैट वाला क्वेश्चन आया था एक हाँ किटकैट वाला आया था सर बजट और इकोनॉमिक सर्वे जिसका एक हमेशा हवा बना रहता है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए मैं ये कहूँगा देखिए और किस लेवल पे पढ़ना चाहिए कितना डेप्थ में जाना चाहिए मैंने तो ये देखा है कि बजट से पिछले 10 साल में प्रीलिम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं आया और मेंस में एक क्वेश्चन आया ठीक है वही हाल इकोनॉमी का इकोनॉमिक सर्वे से मेंस में 1-2 आए मेंस में हाँ 1-2 क्वेश्चन तो भाई देखो बजट जो प्रेजेंट होता है मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए नहीं गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है उनका अपना देश चलाना है। तो आप अब बजट इसी बार क्वेश्चन था बजट पे बजट के प्रोसेस पे था तो बजट का प्रोसेस बजट कैसे पास होता है बजट के कॉन्सेप्ट्स वो पूरा फोकस करो पूरा टैक्स आप पहले पढ़ते हो अगर बजट में देखिए बजट में क्या होता है कि अगले साल गवर्नमेंट किस पे क्या क्या स्पेंड करेगी वो यूपीएससी कभी पूछता नहीं वो सब फैक्ट्स बेसी है बजट बोलता है कि हम ये काम करेंगे स्कीम करेंगे तो जब तक वो स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हो जाती केवल बजट में डिक्लेयर करने थोड़ी यूपीएससी पूछेगा आइडियाज जब तक क्लियर नहीं होते तो हाँ बजट में बस उतना ही फोकस करना है अगर कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ है उस टैक्स का क्या पर्पस कैसे है अदरवाइज बजट और इकोनॉमिक सर्वे का यूपीएससी प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंस बहुत कम है यू शुड टोटली फोकस ऑन कॉन्सेप्ट और जो पिछला 1-1.5 साल का थोड़ा करंट न्यूज में है उस पर आप फोकस करो बजट इकोनॉमिक सर्वे बहुत रिलेवेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए सर आई विल ट्राई टू पुट वन थिंग इन द एनसीईआरटी जो आपने बहुत अच्छी बात की जिस तरीके से अब यूपीएससी का पैटर्न आ रहा है प्रीलिम्स में जो कि बहुत डीप और डायनेमिक पूछ रहा है
NCERT will just give you a basic foundation. बेसिक आइडिया. NCERT is full of infotainment. They have not explained the concept in depth. If I especially talk about geography, Same कोई with भी history. topic लो, they have just given the information where they have not explained it. Exactly. Let's say if I talk about atmosphere. यस In atmosphere, they have just talked dust particle to scattering. But then they have explained because of this color of the sky appear to be reddish, bluish. But what type of scattering? What are those? They are not given. For that you required a mentorship. और खास करके For that you economy- required some help of a mentor. इकोनॉमी में तो बड़ा स्कैटर्ड सा है. और मैं बार बार बोलता हूँ कि यार देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी. वो टीचर्स के लिए, बच्चे तो उसको पढ़ के समझना बहुत मुश्किल है. हाँ. और खास करके एक्सचेंज और एकदम कोर टॉपिक है ना, इकोनॉमिक्स और एकदम मैप बने होते हैं, ग्राफ बने तो होते हैं. वो बच्चों के लिए उतना नहीं है. तो आप जो भी नोट्स या जहां से भी पढ़े हो, आप उसको रिवाइज करो और बार बार, क्योंकि देखो जब भी चीजें टेक्निकल होती हैं, कॉन्सेप्चुअल होती हैं, रिपीटेड रिवीजन कैन डू वंडर्स इन लाइफ. तो उस पे फोकस करो आप. अगर आप बार बार रिपीटेड रिवीजन किए हो, तो थोड़ा क्वेश्चन अगर घुमा के भी दिया है, टिपिकल दिया है, तब भी आपका सेंस काम कर जाता है. तो फोकस ऑन दैट. तो अब हम आते हैं पॉलिटी के ऊपर. हमने हिस्ट्री पे, हमने ज्योग्राफी पे जाना, हिस्ट्री पे जाना, इकोनॉमी पे जाना. पॉलिटी जो कि एक मोस्ट टॉक्ड अबाउट सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा बात होती है जिसके बारे में, और जिसकी एक सबसे फेमस किताब है लक्ष्मीकांत. ऑफ कोर्स हर आदमी उसको पढ़ता ही है. तो सर उसकी स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए, और उसमें करंट अफेयर का कितना रोल रहता है पॉलिटी में, अगर अपन बात. पहले आपने बोला सबसे ज़्यादा बात होती है. यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इस सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि सबको लगता है कि सबसे ज़्यादा बात होती है और खून में दौड़ रहा है पॉलिटिक्स लोगों का. हाँ. सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि लोगों को लगता है कि क्या है, लक्ष्मीकांत पढ़ लेना है और चीज़ें हो जाएंगी. पर इस पे मैं एक बात कहूँगा कि क्लास में लोग ऐसे ही पूछते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है उनका कि सर वाई टू रीड लक्ष्मीकांत when everything is in your notes is about the Lakshmikant and beyond the Lakshmikant. वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन. तो मैं बड़ा ही इसका सिंपल आंसर है कि इफ यू विल नॉट रीड लक्ष्मीकांत यू विल नॉट हैव कॉन्फिडेंस, एंड इफ यू विल नॉट हैव कॉन्फिडेंस यू कैन नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन. परफेक्ट. अगर मैं A4 साइज पेपर पे लक्ष्मीकांत का एक एक चीज लिख के आपको दे दूं, फिर भी आपका नहीं होगा. और अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ लोगे तो हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत बाइबल है. वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, भले कुछ दे चाहे ना दे, दैट द सेकेंडरी थिंग, पर वो आपको कॉन्फिडेंस देता है. परफेक्ट. और लक्ष्मीकांत ही पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए. हाँ, मेंस के लिए लक्ष्मीकांत का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, वो मैं समझता हूँ. उससे एक क्वेश्चन अगर आया तो आया, नहीं तो वो बेसिक क्वेश्चन आ गया. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन. सेकंड थिंग आई विल से, पॉलिटिकल थ्योरी जो एनसीईआरटी की बुक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द राइट्स, ये आपको पता होना चाहिए. उसके लिए वो एनसीईआरटी आप रेफर कर सकते हो. बाकी सारे एनसीईआरटी इफ यू वांट टू स्किप यू कैन, बट ये एनसीईआरटी के साथ साथ लक्ष्मीकांत तो प्रीलिम्स निकल जाएगा. एक दो क्वेश्चन वो कहीं से भी आएंगे, वो मुझे नहीं पता. जैसे वो पेरोल पे आ गए थे, फरलो पे आ गए थे, जैसे फरलो और परोल आ गए, तो उसपे भी दिक्कत है. जैसे फरलो क्यों आया, पेरोल क्यों आया, क्योंकि at that time there were many things going on with respect to many of the people. Is it that students should know how to fill up a payroll form or a bail form? नहीं, बेल फॉर्म नहीं भरना है. But that's what I have seen a lot of students studying that also. No, but I don't teach sir. मतलब मुझे शायद नहीं पता होगा कि बेल फॉर्म कैसे भरते हैं, पर हाँ ये बता देता हूँ कि बेल का क्या इंपॉर्टेंस है, और द वर्ड डिफॉल्ट बेल, क्योंकि वो न्यूज में है. अब बेल का कैसे मैं करा पाऊंगा सर, तो वो मैं नहीं करा पाता. उसके लिए मिला के बेसिक जो लक्ष्मीकांत है आपकी, उस पे मेन फोकस और एक एनसीईआरटी, और एक एनसीईआरटी जो पॉलिटिकल थियरी की होगी. इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है. और इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएगा, तो या तो आपको छोड़ दो, या फिर इसको कॉन्फिडेंस है तो आप एडजस्ट करो उसको. और मुझे लगता है कि जब आपने ये चारों सब्जेक्ट अच्छे से कर लिए हैं, तो एक जो सबसे जो इजी और जो सबसे स्कोरिंग पार्ट जो एग्जाम में मुझे लगता है पर्सनली, वो होते हैं कुछ आईआर के रिलेटेड करंट अफेयर्स. हाँ. अगर आप आईआर रिलेटेड करंट अफेयर्स देखोगे सर, तो हमेशा वो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो कि जनरली न्यूज में रहे और काफी इजी होते हैं. फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान के बॉर्डरिंग कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, और वो सिर्फ तभी आएगा क्योंकि वो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है. या यूक्रेन, उसी बात में मैपिंग की बात करते हैं. उसके लिए आपको पूरा वर्ल्ड मैप नहीं रटना है. नहीं, तो वो एक करंट अफेयर इंस्पायर्ड सेक्शन है. मुझे लगता है कि अगर किसी ने उन क्वेश्चंस को डिलीजेंटली किया है, तो मुझे लगता है ये बेसिक सब्जेक्ट्स और वो जो इजी क्वेश्चंस है 7-8 या कभी 5-6 आते हैं, तो वो अगर करें तो मुझे लगता है मिला के एक पूरी होलिस्टिक तैयारी लास्टली आपकी एक क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ. G20 चल रहा है अभी. G20 पे 2 टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं. आप बताना कि स्टूडेंट को कौन से टाइप के क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना चाहिए. पहला कि G20 में ये 19 कंट्रीज हैं और वर्ल्ड मैप में यहाँ पर हैं.
ठीक है। या फिर G20 फिनेंस मिनिस्टर लेवल की मीटिंग है, या फिर प्राइम मिनिस्टर लेवल की मीटिंग है, या गवर्नर लेवल की मीटिंग है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा The इंपॉर्टेंट? second one is मोस्टली लाइकली द सेकंड। सिंपल सी बात है, बस यही समझना है स्टूडेंट को कि क्या कि nature क्या इंपॉर्टेंट उसका, है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम 19 कंट्रीज के बारे में मत जानो, पर वो उसके बाद जानो, पहले ये जानो कि लीडर्स लेवल की Sir, समिट है या before नहीं। we go ahead, one question to all of you. I would like to take your view on that. Though we have already talked about it, how important a test series plays a role here. Crash course plays a role here. यस राइट। So test series plays a very, very important role. A student would be knowing where he or she stands. So a student has to take test series. And if a student is not confident enough in a particular subject, crash course do play a very important role. Is it like the same way? Let's talk about, we were talking about the cricket fever. Is it like Virat Kohli? If he thinks कि यार मुझे पूरे साल प्रैक्टिस नहीं करनी और फाइनली जिस दिन मैच है मैं खेलने जाऊं, it may or may not be. ही विल ब्लीड इन द मैच। That's what I'm saying. सिंपल। चल पड़ा तो that can I say तुक्का? हाँ बिल्कुल। Isn't it? बट अपने करियर का इतना इंपॉर्टेंट एक साल आप एक उसके तुक्के पे थोड़ा दे दोगे आप। That's what I'm saying. That's what I'm saying. Lot of students wait कि end में करेंगे. हाँ। So don't you think this is the right time to start? डेफिनेटली बिल्कुल। I think it's 6 months from now the prelims is already scheduled. That's what we are also doing ना, something we are doing that how to give सर, the हमने- idea of a हमने जो बात strategy की and है all। कि ओवर टेस्टिंग और अंडर टेस्टिंग दोनों ही प्रॉब्लमेटिक। हाँ, तो ऑप्टिमल लेवल ऑफ टेस्ट होने चाहिए आपके पास। तो अन अकेडमी पे हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ कर नहीं भी तो रहे हैं या injury फिर हो केवल जाएगी। बात कर रहे हैं कि ये करना है, ये Over नहीं करना testing है? से you will get injured. हाँ, फिर आपको over testing NCA से जाना हो सकता पड़ेगा. है, हो सकता है मैच ही ना खेल पाए, और अंडर टेस्टिंग से आपको पता ही ना चले क्या करना है। The तो एक unlucky fellow like Shami. ऑप्टिमल टेस्ट जो मुझे लगता है वो हो सकता है तकरीबन 20 टेस्ट। 20 टेस्ट। और वही 20 टेस्ट अन अकेडमी की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के अंदर भी पार्ट है। इफ यू आर thinking of joining any test series, do consider this, and also you see the number of tests that are there, which are of the most optimal number of tests that we feel based on our experience that a student should attempt. Right? I believe there are 20 tests which Unacademy is organizing. Okay. In these 20 tests, 12 are sectional tests. Perfect. Yes. And 8 are FLTs, including the CSAT. Yes. And we are launching a crash course also for the main Acha. subjects: Okay. history, polity, geography, economy, science and tech, with dynamic part of environment and पर ये ecology. कितने घंटे का क्लास होगा? सब ज्यादा ना Some हो जाए current affairs कहीं। are- current Yes, affairs current also affair part of it, included. अरे ऑप्टिमम क्लास रखना होगा। 100 classes. 100 classes. 100 classes, 100 classes. 100 क्लासेस में मुझे लगता है कि एक आपको Optimum class, मेन टॉपिक्स, मेन एरियाज और एक रिवीजन आपका मॉड्यूल, क्योंकि कई लोग शेड्यूल नहीं बना पाते हैं। True. जो लोग अपना प्लानिंग हाँ, इसमें- कहां से शुरू करना वो नहीं हो पाता, तो मुझे लगता है उसमें क्रैश कोर्स। Because in this mainly you will be focusing on core part, concept part, and in the end clarity part. तो इसमें हम लोग काफी चीजें कवर करेंगे। हाँ, थोड़ा सा फास्ट पेस्ड होगा, बट कवरेज विल बी क्वाइट एक्सपेक्टेड भी है कि जिसने फाउंडेशन सब कुछ समझ लिया हाँ, है, I think जिसका basically बेसिक्स अच्छा for है, that वो we- उसको आगे उसको बिल्डअप करे। We will be filtering out what is not required. राइट। हाँ, Those students who are interested in this crash course in the test series, they can visit our center in Karol Bagh, Mukherjee Nagar, and Prayagraj Center, as well as in Patna. Yes, we have started our center in Patna also. So I think it was a great discussion regarding the next 6 months that are remaining, कि अब अगले 6 महीने क्या करना चाहिए, कैसे मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ना चाहिए, किन किन एरियाज पे फोकस करना चाहिए जो कि आपके मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं, कैसे करंट अफेयर्स को कोर से रिलेट करना चाहिए, और कैसे किसी भी और आदमी की स्ट्रेटजी से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और अपना एक प्लान बना के उसको अमल करना चाहिए। और इसको अमल करने के लिए अनअकैडमी इज ऑलवेज स्टैंडिंग विथ यू। वी हैव आवर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, वी आर लॉन्चिंग अ क्रैश कोर्स टू फैसिलिटेट योर प्रिपरेशन and help you in succeeding in this इन द examination ऑफलाइन मोड। in the offline mode, of course. So, sir, I think we should Let's crack crack it. it. Unacademy. Let's crack it.